बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसकून हुआ होगा। ज़िंदगी जो है सीखने सिखाने का अमल है और सीखने सिखाने की जो प्रोसेस है या एक रेस है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को भूल जाते हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। तो ये छोटे छोटे से टारगेट्स हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें मीट कर सकते हैं तो लाजमी करें। हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में हम एक अजीब सी दौड़ में चल रहे हैं, कभी हमें अपने करियर के टारगेट्स अचीव करने होते हैं, कभी हमें पर्सनल टारगेट्स जो हैं हमारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो अचीव करने होते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखने में हम बहुत कोताही कर देते हैं। अपना ख्याल रखें, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं एटलीस्ट वो आप लाजमी करें। दिन का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें, इससे आपके दिन के आगाज़ में भी बेहतरी आएगी और हर दिन आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिलेगा। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, सो लीव इट वेरी वेल। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के मौसम के हवाले से कि फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा। हमारे देखते हैं हमारे टुडे वेदर सेगमेंट में। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का वेदर जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। मानसून का स्पेल का तो आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी फैसलाबाद में काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन बारिश होने के साथ साथ जो सफोकेशन है या हब्स का एक सिलसिला है वो कहीं पर नहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है, गर्मी ज़्यादा फील हो रही है। तो टेम्परेचर के हवाले से अगर आज की हम बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 35 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 27 रहने का इम्कान है। मौसम जैसे मैंने पहले बताया कि फैसलाबाद का काफ़ी गर्म है, तो ऐसे में एहतियाती तदाबीरों को लाजमी फॉलो करें। मानसून है, मानसून में हम देखते हैं कि बारिश है, इसके साथ साथ घर में सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से बारिश का स्पेल 5वें स्पेल का आगाज़ है, आइंदा 24 घंटों में तो बारिश का उस तरह से नहीं बताया गया, लेकिन मानसून है तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जितना ज़्यादा हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा हम मौसम की शिद्दत से बच जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके हाइड्रेट रखें। डिहाइड्रेशन से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है, इसे अपनी सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से। CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जब हम इस हवाले से देखते हैं सुनते हैं तो डिफरेंट लफ्ज़ हमारे जहन में आते हैं। किसी के जहन में इंसाफ आता है, किसी के जहन में लफ्ज़ सज़ा आता है। अब देखना है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद में किस तरह से काम कर रहा है, इसका मकसद क्या था और जिस मकसद के तहत ये बनाया गया था क्या ये मकसद पूरा हो रहा है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे धीरानी प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, इसके फॉलोअप कहाँ तक है, जो थर्ड फेज़ है इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पे बात करने से पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सिटी 41 के क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मरियम रज़ा ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, आज आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। क्या ये मौसम कैसा है? हालांकि मौसम शदीद गर्म है और क्योंकि मानसून में तो बिल्कुल मौसम का पता नहीं चलता कि कब हवा चल रही है, कब बारिश हो जाएगी और कब सूरज है वो दोबारा से आ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें 4 मौसम जो है वो अता किए हैं। बारिश के साथ साथ एंजॉय भी, लेकिन कभी कभी ये बारिश जो है जहमत बनती हुई दिखाई देती है जब रोड्स पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। इसी के साथ अब चलें बात करते हैं हमारे जो मसले मसाइल हैं शहर के या इंसाफ के हवाले से बात करें। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से तैयब मकबूल साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, कैसी कारकर्दगी देख रहे हैं आप फैसलाबाद में? शुक्रिया महविश। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट 18 अप्रैल को पूरे पंजाब में इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया था। उससे पहले इसको कानून साजी हो गई थी, इसको गवर्नर तक से अप्रूव करवा लिया गया था। 18 अप्रैल को आप कह लें इसको फाल करना शुरू किया था, तो चंद एक दिनों में फाल कर दिया गया। मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 90 डेज हुए हैं इसको भी कायम हुए। पहले मैं आपको उसके बनाने का मकसद बता दूं। मकसद ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कहीं पर खुदा न ख्वास्ता दीवार गिरी है तो वहाँ पर पुलिस लाजमी जाएगी, कहीं पर ट्रैफिक हादसा वो तो उसने जाना ही जाना है, कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर कहीं कोई हंगामा ना हो जाए तब भी पुलिस ने वहाँ पर जाना है, कहीं पर खुदा न ख्वास्ता आग लग जाए
वहां पर भी पुलिस ने लाजमी जाना। इसके अलावा सिक्योरिटी ड्यूटीज और अब जैसे कोई बड़े इवेंट्स आ गए उनकी ड्यूटी और मुलजमान को गिरफ्तार करना, इश्तिहारियों को गिरफ्तार करना, मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन करनी, फिर राउंड द क्लॉक इन्होंने पेट्रोलिंग भी करनी, बर्डन बहुत ज़्यादा था। उस बर्डन को कम करने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का आइडिया इन्होंने लिया, ठीक है, कि जी हम इसको कायम करेंगे। लेकिन फिर साथ उन्होंने कहा कि अगर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये दी गई कि जितने भी हीनियस क्राइम है, आप देख लें मर्डर, अटेम्प्ट मर्डर, दौरान डकैती मर्डर, रजिस्टर्स पे जो मर्डर है वो कर ले आप, इसी के साथ रेप, गैंग रेप, छोटे बच्चों का अगवा, इस तरह के जो हीनियस क्राइम थे ना वो सारे उन्होंने कहा जी ये डील करेंगे ताकि पुलिस पे ये हीनियस क्राइम का बर्डन कम हो, इनका फोकस हीनियस क्राइम पर हो, बाकी जो जनरल क्राइम और दीगर ड्यूटीज हैं वो अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस करती रहे। अब तक मैं जो देखा है हमारे फैसलाबाद अगर रीजन की बात करूं तो बड़ी शानदार इनकी कारकर्दगी रही है। क्रिमिनल्स या तो फैसलाबाद से भाग रहे हैं या मजामत करके मुकाबला करके वो हलाक हो रहे हैं। बिल्कुल सही। लगभग 35 या 40 के दरमियान लोग हैं जो फैसलाबाद रीजन में इन 3 माह में सीसीडी के साथ मुकाबलों में हलाक हुए। सही। और जो 10-10 साल से क्रिमिनल्स रू पोस्ट थे, प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर थे, यानी इश्तिहारी थे, गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, सीसीडी ने वो भी गिरफ्तार किए। ठीक है। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि लोग अब जराइम छोड़ तो रहे हैं, साथ उनकी वीडियोस बना के अपनी वायरल भी कर रहे हैं कि जनाब हम हलफ दे रहे हैं इसके बाद क्राइम नहीं करेंगे। और मैं आपको लिटरली एक बात बता दूं, बहुत सारे डाकू ऐसे हैं जो जेलों में हैं, उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, सीसीडी के खौफ से वो जमानतनामा जमा नहीं करवा रहे। जमानतनामा जमा करवाते फौरी उन्होंने जेल से रिलीज होना है, वो नहीं करवा रहे कि अब बाहर आएंगे सीसीडी कहीं पकड़ना। लेकिन यहाँ पर ये भी तो एक सवाल आता है कि हम जो है जमानत नहीं करवा रहे लेकिन हम अपनी लाइफ का तरीकाकार नहीं बदल रहे हैं, कि जाहिर सी बात है खौफ बहुत अच्छी बात है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का होना चाहिए, लेकिन इस्लाह के मामले में किस तरह से आप देख रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया महविश के देखें लोगों ने वीडियोस बना के वायरल करना शुरू कर दी हैं, सीसीडी को व्हाट्सएप कर रहे हैं कि ये देखें जी हमने जराइम छोड़ दिया। अच्छा, इस्लाह और चीज है, खौफ से जुल्म छोड़ना और चीज है। इसको मैं इस्लाह नहीं कहूंगा, इसको मैं खौफ की वजह से। और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी जो कौम, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम खौफ की वजह से कानून पे अमल दरामद करते हैं। हम मोटरवे पे चढ़ते ही आप लोग स्टार्ट लेते हैं, सीट बेल्ट भी हम लोग बांध लेते हैं, और अगर हमने लाइन चेंज करनी है तो हम इंडिकेटर भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दौरान ड्राइविंग फोन ना सुने, कहीं कैमरा ना लगाओ। फिर अब देखा हमने कि लोग जा रहे हैं, देखते हैं कैमरा आने वाला है, फोन छोड़ दो। खौफ की वजह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम इसको इस्लाह के लिए नहीं करते, या हम जिम्मेदारी का सबूत नहीं देते कि हम जिम्मेदार शहरी हैं, हमने कानून पे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं। बिल्कुल लगता है मरियम के ज़हन में कोई अच्छी सी बात आई है, मरियम हमारे साथ शेयर करना चाह रही है कि मरियम ऐसी बात है कि घर में जब बड़ा भाई आता है तो बहनें बैठी और फटाफट दुपट्टा ले तो ये वो बात है कि वो खौफ है, ना कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से होती है कि सिर्फ खौफ की वजह से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये बात जो मुझे याद आई थी तो मैंने कहा ये होनी चाहिए। नहीं, वाकई इस तरह से ये है कि हमें अपने बिहेवियर्स में तब्दीली करनी चाहिए। खौफ अपनी जगह है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का अच्छा काम भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ माशरे में इस्लाह की भी जरूरत है, लेकिन वो इस्लाह के लिए हमें खुद के गिरेबान में झांकना पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। अब दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जब बेटियों के माँ बाप हैं वो बेटियों को दुआएं कहते हैं, और जब दुआओं के ख्वाबों की तामीर का सिलसिले का वक्त आता है तो कभी कभार जो वसाइल की कमी होती है माँ बाप की परेशानी का सबब बनती है, और ऐसे में रियासत अगर माँ की तरह रोल प्ले कर रही है तो ये वाकई ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बात कर रहे हैं धी रानी प्रोजेक्ट के 3रे फेज़ की, तो मरियम इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? 3rd फेज़ के आगाज़ हो गया है, कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं भी ये बात है कि जैसे आपने बेटियों की बात की है तो अल्लाह पाक ने बेटी को रहमत बनाकर भेजा है। ये बड़ी ही एक खूबसूरत सा, एक खूब प्यारा सा रिश्ता है, एक तो बेटी का बाप के साथ, फिर माँ का बेटी के साथ, और फिर उसी बेटी का अपनी बहनों अपने भाइयों के साथ या अपनी बहनों के साथ। ये अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत सा रिश्ता बना के भेजा है दुनिया के अंदर, और इसकी इज्जत, इससे प्यार मोहब्बत सिखाया भी गया है और बताया भी गया है, और इसके ऊपर अमल किया भी जाता है। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम
कई खवातीन बीइंग अ वुमेन हम कह देती हैं कि वो हमें बड़ा मसला होता है, हमें बड़ा ये होता है, हमें ये, हम बहुत सारी लिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड जब हम अभी भी माशरे में निकलते हैं तो हमारे लिए लाइन छोड़ी जाती है, हमारे लिए जगह छोड़ी जाती है, हमें उठकर सीट दी जाती है कि आप आके बैठें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है। तो हम हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाने से बेहतर है कि हम पॉजिटिविटी को भी अपने साथ साथ जरूर रखा करें। पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि आप देखें हमारे यहाँ जो हालात हैं, स्पेशली माशी हालात जो हैं, वो हमारी हर चीज पे इफेक्ट कर रहे हैं। वो आपकी पढ़ाई हो, वो आपका घर से बाहर जाना हो क्योंकि पेट्रोल महंगा है, उसके बाद फिर अगर आपने अपने घर का कोई सामान लेकर आना है, राशन डालना है, और उसके बाद पूरे महीने का बजट बनाना है, तो जो सूरत हाल हो जाती है, जो लोग इस वक्त कमा रहे हैं या उसके अलावा जो मजदूर हैं वो कमा रहा है, तो वो इतना ही कमा रहा है कि वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा लेगा और अपने घर का सर्कल चला लेगा छोटा मोटा। सफेद पोश लोग जो हैं वो भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो भी इस तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में जब आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद अपनी बेटी को, अपने बेटे को इस काबिल करना है कि वो शादी कर सके, तो आप देखें कि इस माशी हालात में वो नहीं हो सकता। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि वो इस तरफ आ सकें और अपने लिए कुछ बेहतरी कर सकें। इसी तरह से। और फिर खास तौर पर अल्लाह पाक खैर करे हर तरफ, वो वालिदैन, वो वालिद जो माजूर हो चुके होते हैं, उनका अपनी बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो घर बैठा है, पता नहीं वो अपनी जिंदगी का सर्कल किस तरह से चला रहा होता है, और उस पर अपनी बेटी की शादी करना, उसको उसके घर ब्याह करना बड़ा जरूरी है। तो इसके अंदर ये धीर हानी प्रोग्राम जो है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल। हम हमेशा गवर्नमेंट्स को, जिला इंतजामिया को और जो हमारे बड़े अफसरान होते हैं उनको गलत कहते हैं जहां वो गलत होते हैं, और कहना चाहिए। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर वो ठीक है तो उनको जरूर ठीक बताएं, अच्छी चीज है तो उसको जरूर पॉइंट आउट करें। और धीरानी प्रोग्राम एक ऐसा पॉइंट है जो कि वाकईतन अच्छा हो रहा है। बहुत सी ऐसी बेटियां, आप यकीन करें कि फैसलाबाद डिवीजन की अगर मैं पूरी की बात करूं तो यहाँ पर पहले 2 फेजेस के अंदर वो बच्चियां थी जिनसे मैंने खुद कम्युनिकेट किया ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनका कहना था कि मैं 4 साल से घर बैठी हूँ। वो बता रही थी कि मैं 3 साल से घर बैठी हूँ, वालदा इनके पास इतना जहेज या इतना कुछ नहीं था कि मुझे दे सकते और मैं दूसरे घर जाती। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि ऐसी ऐसी सोसाइटी में खवातीन भी मौजूद हैं जो वसाइल की कमी होने की वजह से 50-50 साल की हो जाती हैं, शादियां नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए कि मैं जब उन खवातीन से मैंने गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि भाई हमारे वालिद के वसाइल नहीं थे, भाई के वसाइल नहीं थे, हमें ये करना पड़ा, हमें इंतजार करना पड़ा। अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है कि भाई जहेज नहीं था तो घर बैठे रहे। अब देखें कि ये एक ऐसी चीज है कि हमारे इस्लाम ने हमें नहीं कहा कि आपने करनी है, लेकिन हमारे मुआशरे ने ये एक इस तरह का सिस्टम बना दिया हुआ है कि वो बेटी जो है वो इंतजार करती रहती है बैठ के, और आपका बेटा भी इंतजार। आप देखें कि बहुत ऐसे केसेस है कि बेटे इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई मेरे माँ बाप ब्याह करेंगे तो कुछ होगा, तो क्या है कि माँ बाप कह रहे थे नहीं कुड़ी कुछ लेके आएगी तो तेरा ब्याह करना नहीं करना, तेरे तो इन्वेस्टमेंट की है। भाई ये क्या है? वो जो बेटी है उसको कच्ची जमात से लेके अगर उसने बीए भी किया है, एफए भी किया है, तो उसके माँ बाप ने उसको पैसे लगा के पढ़ाया है, फ्री नहीं पढ़ी हुई। माँ बाप ने भी इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्होंने तो कभी कोई इन्वेस्टमेंट आपसे वापस नहीं मांगी। वो मांग लेंगे तो आप क्या देंगे? वो तो अपने दिल का टुकड़ा आपको दे देते हैं कि ये लो जाओ करो जैसा मर्जी सलूक इसके साथ करो, वो बताती भी नहीं है पलट के। तो फिर आप उनसे इस तरह की डिमांडें क्यों करते हैं? बिल्कुल मरियम, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। धीरानी प्रोजेक्ट जो है इसके फेज 3 के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात कर रहे हैं फैसलाबाद की अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम समझ रहे थे कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, जिस मकसद के तहत बनाया है या ये पूरा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तैयब मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से तैयब हम पहले बात कर रहे थे कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से फैसलाबाद में काम कर रहा है, हम देख रहे हैं कि जितने भी खतरनाक किस्म के मसाइल थे वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं अच्छी तरफ भी जा रहे हैं। तो जिस मकसद के तहत ये डिपार्टमेंट बनाया गया था उसको, उसके टारगेट्स को ये मीट कर रहा है? मैं भी अभी देखें इसको, इस डिपार्टमेंट को पैदा हुए सिर्फ 3 मंथ हुए हैं। इनका फोकस इस वक्त शूटर्स पे है, ठीक है, गैंगस्टर्स पे है, डाला कल्चर जो आपको देखते थे गैंगस्टर लोग डाले 2-2, 3-3 साथ है, गनमैन साथ, अब आपको नजर नहीं आएंगे वो। इनका फिलहाल फोकस इस पे है। अब हमारे फैसलाबाद में एक शाह गैंग था जो 2018 में बना, ठीक है, 2020 में उसने बूस्ट पकड़ना शुरू किया, और 22 में वो इस कदर पीक पे आ गया कि
पुलिस भी उनके गांव में जाने से घबराया करती थी। ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस भी नहीं जाती थी, वो नो गो एरिया था। उनकी मर्जी के बगैर खुडियां बड़ैचा जो गांव था वहां पर कोई नहीं जा सकता था, इवन देन पुलिस। इन्होंने जब वहां पे कब्जे करने शुरू कर दिए, किसी से जमीन मांगी, नहीं दी, इसको मर्डर कर दिया। ये फिर इस कदर पावर में आ गए कि इन्होंने पुलिस को बाकायदा वीडियोस बना के भी धमकियां लगाई कि खबरदार अगर हम गाँव में घुसे हम फलां से तो तुम्हें मार देंगे, फलां से तो तुम्हें मार देंगे। पुलिस एक्टिव हुई। बिहाड़ी में सबसे पहले इनके 4 लोग पुलिस के साथ मुकाबले में मरे। उनमें एक डीएसपी हमारे राणा वसीम थे, उनको फायर भी लगा, गाजी हुए। उसके बाद थोड़ी ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बन गया और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं अली कराम गुराया, जो शुरू से इनके पीछे थे। 10 से 12 लोग तो उसी के साथ मुकाबलों में मरे हैं। ठीक है। और सीसीडी ने उनका तकरीबन खात्मा कर दिया। 18 लोग थे, उनका गैंग था, 18 के 18 मर चुके हैं मुकाबलों में। एक उनका भाई उसने ऐन शाह सिर्फ रह गया है। पूरे पंजाब में पुलिस उसको भी ढूंढ रही है, सीसीडी भी उसको ढूंढ रही है, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर वो मुजाहमत करेगा, मुकाबला करेगा तो फिर जाहिर है मुकाबले में वो भी मारा ही जाएगा। तो जो इस तरह के गैंग्स है, हमारे इधर था जीजू गैंग, वो बड़ा खतरनाक था, उसका खात्मा हुआ। अब वो गैंग आपको नजर नहीं आता। अब इस तरह के गैंगस्टर यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक शूटर था जहद वैंस, ठीक है, वो सीसीडी के एक सब इंस्पेक्टर हैं सदीक चीमा, उनके साथ मुकाबले में मारा गया। तो जब उसके मोबाइल से डाटा वगैरह लिया गया और मजीद तहकीकात की गई, फैसलाबाद के कुछ नामवर लोग हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, उनका वो बाकायदा शूटर था। वो उससे लोगों को मर्डर करवाया करते थे। अब जैसे ही वो मुकाबले मारे जाने की खबर मिली उनको, वो सारे आउट ऑफ कंट्री फरार हो गए। कोई दुबई बैठा है, कोई बाकू बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कहीं बैठा है। तो ये सीसीडी काम बड़ा अच्छा कर रही है अभी, लेकिन ये बस वसाइल की बड़ी कमी है। इनके पास ऑफिस मौजूद नहीं है। जो रीजनल इनके ऑफिसर हैं, एसएसपी दोस्त मोहम्मद खोसा और इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फैसलाबाद के हैं मलक तारक, उनके पास जो ऑफिसेज हैं वो बिल्डिंग मैंने अपने हिसाब से खतरनाक डिक्लेयर की हुई है कई साल से। तो मैं बार बार दिखाता रहता हूँ अपने चैनल पे कि ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है, और नजर आ रहा है। उस बिल्डिंग में उनके ऑफिसेज हैं। और एक ट्रैफिक पुलिस का सेक्टर का ऑफिस था, वो खाली करवा के तो इनके स्टाफ को रूम्स दिए गए हैं। ना अटैच बात है वहाँ पे, ना कोई अच्छा सिस्टम है इनका। ये चीज़ों की अभी कमी है। तो नफरी फैसलाबाद सिटी के पास आई थिंक 200 डिस्ट्रिक्ट के पास नफरी है। अब आपने बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़े हैं, यहाँ तो नफरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बल्कि अगर आपने इस तरह के क्रिमिनल्स उनसे पकड़वाने हैं, गैंगस्टर वगैरह, तो फिर आपको नफरी पुलिस के अच्छा, ये बताइए हर डिपार्टमेंट का है। यहाँ पर अगर हम पुलिस देख रहे हैं वहाँ पर नफरी मौजूद नहीं होगी, हम ट्रैफिक वार्डन्स देख रहे हैं वहाँ पर नफरी मौजूद नहीं है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट शहर का अहम इदारा है, नफरी उस तरह से मौजूद नहीं है जितनी शहर की ज़रूरत है। तो वसाइल को अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वसाइल होंगे तो बाकी तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतरीन तौर पर चलेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, और व्यूवर्स के जिंदगी का खास दिन होता है सालगिरह। तो आपकी सालगिरह हमारे साथ हम मना सकते हैं, वो किस तरह से? स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे अपनी सालगिरह का क्लिप, अपनी सालगिरह के हवाले से हमें कोई भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आपकी सालगिरह सिटी 41 के चैनल पे चलेगी, हमारे प्रोग्राम में चलेगी, ताकि आपका दिन हमारे लिए और हमारे जो तवज्जुद से आपका दिन, आपकी सालगिरह का दिन खास बन जाएगा। तो दिए गए नंबर पे अपनी सालगिरह के हवाले से क्लिप भेजें, अपने प्यारों की फोटोज भेजें, वीडियोस भेजें, आपकी सालगिरह सिटी एट 10 में चलेगी। और इसी के साथ साथ मरियम, हम जिस तरह से बात कर रहे थे धीरानी फेज की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो तीसरे फेज का अमल है ये कंप्लीट हो गया है या रजिस्ट्रेशन जारी है? क्योंकि पहला फेज जो था आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, और इनके इवेंट्स भी मुख्तलिफ करवाए गए। पहले फेब में हुआ, फिर उससे पहले भी 2 महीने पहले इवेंट जो उन्होंने रखा, और इसके अंदर आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद में सेकंड फेज के अंदर 56 प्लस जो थी जोड़े थे। उसके बाद उससे पहले फेज के अंदर 40 थे, लेकिन वो कम होते होते 36 के 35 के राउंड अबाउट थे, क्योंकि वो पहला फेज था। और लोग इज्तिमाई शादी बेसिकली एक अच्छी चीज है। देखें कि
खर्चा जो है वो एक ही बार में होता है। जैसे मैं यहाँ पे मुझे एक मजाहिया सी बात याद आ गई कि घर में जब दो बच्चे करीब करीब उम्र के होते हैं ना, जैसे कि एक 20 साल का है और एक 21 साल का, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो माँ बाप की कोशिश होती है कि दोनों बेटों की शादी ना एक ही साथ होती है ताकि सारे मेहमान बिल्कुल, ये इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो ये चीज हर होती घर है। का मामला है। तो वहां पर अगर ये खर्चा हमारी हुकूमत भी कर रही होती है तो ये इस पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सफेद पोश लोग जो हैं और उससे निचला तबका जो है वो किसी हद तक परेशान हो जाता है कि अपनी बेटी को वहां लेके आए, आप वहाँ पे बिठाएं, फिर वहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि मीडिया वहाँ पर मौजूद होता है तो वहाँ पे पिक्चर्स बनने का और दीगर चीजों का, दीगर वहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी आते हैं तो उनका थोड़ी सी हेजिटेशन की वजह से कई बार वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं और पीछे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन खैर ये था कि जब सेकंड फेज हुआ तो उनकी तादाद में मजीद बेहतरी आई और लोग वहां पर पहुंचे भी। अब सेकंड फेज का आगाज जो है वो पिछले ही वीक में भी हुआ है, सिर्फ आप कह लें कि 3 से 4 दिन इसको भी शुरू हुए हैं। थर्ड फेज में अभी रजिस्ट्रेशन क्योंकि खोल दी गई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों उसमें आएंगे, उसकी तरफ उसमें रजिस्टर करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात यह है कि जब धी रानी शादी होती है, पूरे पंजाब में हो रही है, जिस दिन भी होती है उनकी मुख्तलिफ तारीख होती है, तो सिर्फ उसी दिन उनको दिखाया जाता है कि ये हो रहा है। हुकूमत की तरफ से और सोशल वेलफेयर की तरफ से उसको पब्लिसिटी नहीं किया जाता, पब्लिसिटी नहीं की जाती, लोगों तक आम पैगाम नहीं पहुंचाया जाता। अब सिर्फ वही यहाँ पर आएगा जिसको पता होगा। अब देखेंगे यहाँ का फैसलाबाद का कोई नवाही गांव है और वहां पे एक बेटी बैठ के इंतजार कर रही है, उसका दूल्हा भी है, सारा कुछ है, लेकिन मामलात ऐसे नहीं है और उसको पता ही नहीं है कि हमारी हुकूमत कर रही है। तो आप बताएं कि वो फिर किस तरह से शादी होगी। बिल्कुल, वो इंतजार, वो तकलीफ और वो जो माँ बाप की परेशानी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इस चीज के ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है। जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ही उनके लिए आसानी होगी कि वो इस तरफ आके अपनी बेटी को जल्द से जल्द और उसके आसानी वाले तरीके के अंदर जो है अपने घर की तरफ से आ सकें। तो ये एक चीज है कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ उसी दिन क्यों बताया जाता है कि धी रानी या हमारी पाकिस्तान पंजाब की बेटियों की शादी की जा रही है, उससे पहले उसकी पब्लिसिटी उस तरह से क्यों नहीं की जाती, क्यों लोगों को बताया नहीं जाता। अब भी जो लोग हमें सुन रहे होंगे हमारे नाज़रीन, उनमें से भी 50% ऐसे होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा कि अच्छा वाकई धी रानी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ तरह से स्कैम समझ रहे होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी वो बहुत से प्रोग्राम हमारे टीवी पे चल रहे होते हैं, उनके मैसेज हमें आ रहे होते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट के मैसेज यकीनन तैयब भाई को भी आए होंगे, मुझे भी आए होंगे, मैं भी आपको भी आए होंगे कि आज जी आप बिल्कुल इसी तरह से है, आपको रब्ता कर लें। तो ये है चीज इस तरह की। और धी रानी प्रोग्राम में आप देखें कि वो खवातीन को जो फैमिलीज वहां पर आएंगी उनको अच्छा एक पैकेज भी दे रहे हैं। एक तो उनको जहेज का पैकेज है, इसके अलावा 1 लाख आप कह लें कि सलामी है, तोहफातन उनको दिया जाता है हर फी जोड़े को। और फिर उसके बाद उनके हर अगर लड़की है तो उसके साथ 10 लोग और लड़के के साथ 10 लोग, उनको वहां पर खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। एक अच्छा पैकेज है। तो ये भी लोगों को लगता है कि शायद ये स्कैम है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की हमारी हुकूमत को भी जरूरत है और सोशल वेलफेयर को भी जरूरत है कि लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाएं। इसकी बाकायदा कंपेन होनी चाहिए कि गांव में, नवाही इलाकों में जो जिले हैं वहां तहसीलों में जाकर लोगों को बता सकें कि शादियां हो रही हैं और अपनी बेटी की शादी जो है आप इस तरह करें, ताकि एटलीस्ट अगर हुकूमत काम कर रही है तो उसका फायदा तो लोगों तक पहुंचे ना। ये ना हो कि आप फायदा उठा लें, वो उठा ले, ये उठा ले, वो उठाए जिसको वाकई जरूरत है। माशाल्लाह जिनकी हो चुकी है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, लेकिन जिनकी रहती है उनके लिए अल्लाह पाक आसानी करे, आपके लिए भी करे, मेरे लिए भी करे, बाकी जो आगे नहीं मकबूल साहब की शादी होगी आप उनकी तरफ इशारा माशाल्लाह बहुत खुश है। हाँ, अल्लाह ताला वाकई आसानियां करें। आपने बहुत उन्होंने सोच के जवाब दिए। आपने इतने मुश्किल सवाल मैंने नहीं किए थे ये मकबूल साहब से कि आप खुश हैं। आपने नहीं सही भाई बहुत खुश है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आज के दौर में मरियम शादी करना बहुत मुश्किल काम है पेरेंट्स के लिए। डिफरेंट वालिदैन से हमारी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, यकीनन वो बेटियों की शादियों के लिए इतना परेशान है। एक तरफ अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे और अगर कहीं रिश्ते मिल जाएं तो आप देखते हैं कि एक हमारी सोसाइटी ने ट्रेंड सेट किए हुए हैं कि ये जहेज है, इतनी शादी इस तरह से होनी चाहिए, डिशेज ये होनी चाहिए, एक बाप की सारी कमाई लग जाती है जिंदगी। और आप देखिए और उसके बाद फिर हम जाके वो खाना खा लेते हैं, उनको जाया भी करते हैं और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ओहो ये चिकन तो ठीक ही नहीं था, ये सैलेड तो हमें पूरा मिला ही नहीं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक बाप ने अपनी बेटी अपने फर्ज से उसकी फर्ज अदा किया है और उसके बाद आपको खाना खिला दिया इज्जत के साथ बैठ के, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना कि
उसके रिस्क, उसने जो रिस्क दिया उसके अंदर आप अपनी गलतियां निकाल और कहें कि ये ऐसा है तो वैसा, ये हम खुद गलती पे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। जी 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 बिल्कुल। जब हम अपनी बेटी को जहेज देते हैं या उसके ससुराल वाले शादी से पहले ही जहेज की डिमांड करते हैं, तो बच्ची को शायद हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने इस्तेमाल की चीजें साथ लेके जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब ससुराल वाले ये डिमांड करते हैं, उनका भी मतलब यही है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, आरजी घर है, अपना इस्तेमाल का सामान लेके आना। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? नहीं। बाप का घर भी छोड़ दिया, वो भी अपना रहा, वहां भी आप बता रहे हैं कि ये घर आपका नहीं है। एक बच्ची, एक बेटी किसी की शादी करके जाएगी, वो एक घर में उसके आने से कुछ भी ज्यादा आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई घर में बेड भी होगा, घर में बर्तन भी वही होंगे, एक शख्स कितना ज्यादा सामान अजाफी इस्तेमाल कर लेगा? कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे घर की सपोज नाश्ते में 10 रोटियां बनती हैं, उसके आने से 12 बनती हैं, तो इतना सा फर्क पड़ेगा। लेकिन उस इतने से फर्क के लिए आप देखें, बाप की जिस तरह आपने अभी कहा कि सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है, भाई कर्जदार हो जाते हैं पकड़ के कि यार हमने शादी कर दी, उसके बाद कई साल तक वो अपना कर्ज ही उतारते रहते हैं। तो क्यों हम ये बच्ची को बावर करवा रहे हैं कि अपना इस्तेमाल का सामान लेके जाओ साथ? क्यों हम ससुराल वाले बच्चियों को ये बता रहे हैं कि आपने इस घर में आना है, घर आपका नहीं है, अपना सामान लेके आना? मैं लिटरली ये भी देखा है कि ये सामान कम है, आपने अपनी बेटी को सामान दिया, सास को आपने सोने के कांटे नहीं दिए, आपने चूड़ियां नहीं सोने की दी, आपने नंदों को सोने का। बिल्कुल शादी का जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में इतना बदल गया है कि घर वालों के कपड़े, जूते, ज्वेलरी वगैरह भी लड़की वालों को बनाना पड़ता है। तो ऐसे में बाप की जो मुश्किलात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो धी रानी प्रोजेक्ट के हवाले से हम फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे धी रानी प्रोजेक्ट की, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। 3rd फेज़ का आगाज़ हो चुका है, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी जारी है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो सोसाइटी में अपनी बेटियों की शादी के लिए वसाइल नहीं रख पाते, लेकिन उन्हें धी रानी प्रोजेक्ट के हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए मरियम से मैं आप पूछना चाहूँगी कि मरियम आप बताएं कि रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, क्योंकि स्क्रीन पे हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी भी उस तरह से नहीं देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है? इसकी रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्योरिटीज़ हैं वो ये है कि जिनके वालिद जो हैं वो माजूर होते हैं, किसी किस्म की भी किसी एक्सीडेंट का या किसी का भी खुदा ना खासा शिकार हैं, तो उनकी बेटियों को प्योरिटी पे रखा जाता है कि उनके केसेस अगर हैं तो उनको जल्द से जल्द किया जाए। उसके बाद 40 साल या 40 साल से कम उम्र की जितनी खवातीन हैं उनके लिए यहाँ पर होता है। और उसके बाद वो खवातीन जिनके लड़के या दूल्हे जो है वो मिल चुके हैं, उनके लिए चांस जो है वो अवेलेबल होता है। अब सेकेंडली आ जाता है कि इसके अंदर क्या चाहिए। इसमें बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। इसमें आपके अपने वालिद वालिदैन के आईडी कार्ड, आपका अपना आईडी कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज की पिक्चर, और दूसरी तरफ से लड़के की साइड से पासपोर्ट साइज की पिक्चर, उसकी अपनी, और उसके माँ बाप का आईडी कार्ड, ठीक है, और उसका अपना आईडी कार्ड। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक डाटा है जो आपको चाहिए। और सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में जाके आप अपना इंदराज करवा सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर अपना इंदराज करवा सकते हैं जो धी रानी प्रोग्राम के थ्रू बना हुआ है। वहां पर आप जाए और अपना इंदराज करवाएं, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका वो रजिस्ट्रेशन जो है वो लूप में लग जाती है, और अगर आप उसके अहल होते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपने इस दिन आना है, ये शादी की डेट है, और आपको उसके साथ आपके कपड़े, यानी कि खातून के जो जोड़ा है, लड़के का जोड़ा है शादी का, और सारी ज्वेलरी, जूता, सारा कुछ इसको प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जोड़े ने अप्लाई किया था पहले फेज में, और क्योंकि हमारे यहाँ वेन्यू का बहुत इशू रहता है, जगह थोड़ी है फैसलाबाद के अंदर, तो फिर ये किया जाता है कि जो पहले फेज के लोग थे, अगर फॉर एग्जांपल पहले फेज में 40 लोग थे, ठीक है, तो उसमें से 10 लोग रह गए थे, तो उन्होंने वो 10 लोग उठा के सेकंड फेज में डाल दिए। इसी तरह से अब जो सेकंड फेज के कुछ लोग हैं जो कि नहीं कवर अप हो सके थे सेकंड फेज के अंदर, उनको अब थर्ड फेज में डाला जाएगा, यानी कि रहेगा कोई नहीं। इसका ये होता है कि जब रजिस्ट्रेशन लूप में लग जाती है तो उसकी तस्दीक की जाती है, घर जाया जाता है, पता किया जाता है कि वाकईतन यही केस है। क्योंकि वही बात है कि एक तो ये स्कैम होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने कहाँ पे जाना है और किस तरह से जाना है, और दूसरा स्कैम ही हो जाता है कई बार हम लोग खुद, क्योंकि हमें पता है, हम शहरी के तौर पर और बीइंग अ जर्नलिस्ट भी हमें पता है कि लोग कहाँ कहाँ पे कैसे, शहरी खुद कैसे स्कैम कर रहे होते हैं लोगों के साथ।
तो वो यही होता है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है, हो सकता है वो हकदार ही ना हो जिसने अप्लाई किया, हो सकता है कि वो सिर्फ पैसे बटोरे और बाद में फारिग हो जाए। तो इसलिए उनके घर जाके बाकायदा तौर पर टीम तश्कील दी गई है जो जाके पता करती है कि दूल्हा शादी का कौन है, लड़की कौन है, क्या काम करते हैं, किस तरह से, फिर उस हिसाब से उसको क्या कहते हैं धीरानी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर दिया जाता है। सही है, रजिस्ट्रेशन का तरीका है बिल्कुल इसी तरह से। तो वाकई रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आसान है। सोशल वेलफेयर के ऑफिस में आप जाएं, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होंगे वो लेकर जाएं। इसी के साथ साथ दूसरी बात मरियम आपने बहुत ही खूबसूरत की है, ये सोसाइटी में होता है कि हम स्कैम से तो बच रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी स्कैम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले किसी दूसरे का हक आप लोग नहीं रखें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी इत्तला दी है, अफोर्डेबिलिटी दी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि धीरानी प्रोजेक्ट में उन लोगों को आना चाहिए जो कि मुस्तहिक हैं और अपनी जो ज़िंदगी है या अपनी बेटियों की जो ज़िंदगी है उनके लिए वसाइल की कमी है, तो ये चीज़ जो है ना ये सोसाइटी में हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मकबूल साहब, दूसरी जानिब हम बात करते हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से। अभी हार्डली 3 मंथ्स इस डिपार्टमेंट को हुए हैं। अभी तक फैसलाबाद में कितने इनकाउंटर्स हुए हैं, कितने लोग जो हैं इनकाउंटर्स में मारे गए हैं? मैं बस ये ना फैसलाबाद रीजन की बात बता रहा था पहले आपको कि 35 से 40 के दौरान ये लोग मारे गए हैं। 25 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ ज़िला फैसलाबाद में ही इसमें मारे गए हैं 3 माह के दौरान। अच्छा, इनकी अग्रेसिव पॉलिसिंग है। आप किसी को गिरफ्तार करने के जा रहे हैं सीसीडी वाले, अगर उसने आगे से फायरिंग कर दी, मुजाहमत कर दी, दूसरी पुलिस का ये है कि उसको किसी तरह भी गिरफ्तार हो जाए। इनका ये है कि अगर आप हथियार नहीं डाल रहे और ऊपर से पुलिस सीसीडी टीम को मारना भी चाह रहे हैं, फिर उन्होंने स्पेयर नहीं करना आपको। अच्छा, ट्रेंड लोग चुन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो लोग हैं ना वो फैसलाबाद में लिए गए हैं, बल्कि पूरे पंजाब का इस तरह ही है। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे जो लालपुर डिवीजन है लालपुर डिवीजन है सीसीडी का, उसमें इंस्पेक्टर सदीक चीमा, एक बड़ा नाम है फैसलाबाद का, सदीक चीमा इंस्पेक्टर हैं और अब हर एक अच्छा बुरा लोग उनको जानते हैं। क्रिमिनल्स की दहशत है उनकी, क्रिमिनल्स में इनको लिया गया, इवन रजिस्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से कि ये ना जाए वहाँ पे, लेकिन चूंकि आईजी साहब ने कहा था ये आना ही है तो वो आए हैं। अली कराम गुराया, जिसका मैंने बताया कि 2 बड़े गैंग, शूटर गैंग, गैंगस्टर, शाह गैंग और जीजू गैंग, वो खत्म करने का सेहरा अली कराम गुराया के है। फिर इनके हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं इरम शाह, इंस्पेक्टर हैं, बड़े सीजन इंस्पेक्टर हैं, बहुत फैसलाबाद के आधे थानों में एसएचओ लगे हुए हैं वो, और बड़े बड़े क्रिमिनल उनके एंड पे हैं कि उन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं। तो इस तरह ना एक बड़ा एक इस तरह हमारे इकबाल टाउन में है, वो यंगस्टर हैं उमर सरफराज, ठीक है, वो हमारे जर्नलिस्ट थे, हमारे साथ ही काम करते थे, हमारे जूनियर थे। फिर उन्होंने वहाँ से ही पीसीएस का इम्तिहान दिया, पीपीएससी का, और उसके बाद वो इधर चले गए, इंस्पेक्टर हो चुके हैं, अभी यंगस्टर हैं। 2014-15 में तो उन्होंने ज्वाइन किया था, 10 साल शायद हुए उनको। तो उन्होंने भी, उनकी भी दहशत है क्रिमिनल्स पे, मतलब चुन के जो सीजनड लोग थे, एक्सपर्ट्स लोग थे पुलिसिंग के, उनको लिया गया और उसका अल्टीमेटली आपको फायदा भी नजर आ रहा है। और इनको साथ ये भी कहा गया कि अपनी टीम आप खुद ले लें, ठीक है, ताकि आपको ये गिला ना हो कि मेरी टीम नाहल दे दी है, मेरी टीम कॉम्पिटेंट नहीं है। इनको ये बिल्कुल बाकायदा छूट दी गई थी कि अपनी टीम लें। इन सब ने अपनी टीम अपनी मर्जी से मुंतखब की है, सब इंस्पेक्टर, नीचे इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल सब ने अपनी मर्जी के लिए। और फिर यहाँ पे जो मलक तारक हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, ठीक है, CIA में उनकी बड़ी सर्विस है, उनकी वो भी ना 98 बैच की इंस्पेक्टर हैं वो, तो बड़ी सख्त किस्म की इजला में जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा था उनको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाती, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने जब क्राइम कंट्रोल किया पुलिस में जाके, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाके, तो अब फिर उनको ये स्पेशली फैसलाबाद में लगाया गया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट हेड, ताकि पूरी टीम को लीड करे, ठीक है। अच्छा, उनकी यहाँ पे काफ़ी सर्विस है, वो इन्हीं थानों में SHO भी लगते रहे हैं, DSP भी, अब SP हो गए हैं। उनको पता है कि क्रिमिनल के यहाँ पे क्रिमिनल का माइंडसेट क्या है, किस किस्म के क्रिमिनल हैं, कैसे उनको कैप्चर करना है, वो सारा उनको पता है। अब अल्लाह का शुक्र है, अब मैं आपको ये बताऊं, जो इनके RO हैं SSP दोस्त मोहम्मद कोसा, वो CSP हैं, और फैसलाबाद में ASP सदर, बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसमें पोस्टिंग रही है उनकी। वो भी फैसलाबाद की क्रिमिनोलॉजी को जानते हैं कि क्रिमिनल कहाँ पे पकड़ना है, उसको किस तरह पकड़ना है। टीम बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट आप देख लें। अच्छा, मैं इससे पहले एक बात ये बता दूं कि हमारे जो CPO हैं वो भी फैसलाबाद में SP लाइफ टाउन रहे हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन, वो भी फैसलाबाद को जानते हैं।
इनका सबका जो कम्बिनेशन है ना, उसका रिजल्ट देख लें कि मैंने खुद, हमने अपने 41 पे 144 तक डेली वो दी हुई है स्ट्रीट क्राइम, सही 24 घंटों में वाकई क्राइम 144। बहुत ज्यादा आप देखें 8-10 मिनट में एक वारदात हुआ करती थी। अब आप बिलीव करें कि पिछले कुछ दिनों ये वारदात सिर्फ 40 पे रही है, ओनली 40। अब कल जो थी वो 65 थी, मतलब आधा उसमें इजाफा, 100% कमी उसमें आ चुकी है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कम वसाइल के साथ पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो गई, महंगाई बेरोजगारी ज्यादा हो गई, लोग जब हर अखराजात नहीं पूरे हो रहे लोगों के, बेरोजगारी भी है, तो वो भी क्राइम की तरफ जा रहे हैं। इन हालात में आप क्राइम ने ये नहीं किया कि आपने बढ़ने से रोक दिया, बल्कि उसको रिड्यूस किया, डिक्रीज किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी फैसलाबाद पुलिस की। और इसी तरह अगर इनको मजीद वसाइल, मजीद स्ट्रेंथ इनको देते जाएं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा रिड्यूस, आप इसको जीरो तो कर नहीं सकते, बिल्कुल इसी लेकिन तरह आप से बड़ा मिनिमाइज शहर कर है। सकते हैं। अगर आपने 50% उसको मिनिमाइज किया है, तो फिर आपको मजीद और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। वसाइल देने की जरूरत है। अच्छा, वसाइल तो अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दे के इतना फ्री हैंड दे दें, कर तो उन्होंने भी लेना था, लेकिन ये भी जो लोग सीसीडी में आए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही आए हैं, कोई और अलग से कोई मखलूक नहीं है। लेकिन सिर्फ ये था, बस तरीका थोड़ा सा चेंज है, इनका थोड़ा जा रहा है पुलिसिंग की, तो उसका रिजल्ट आप देखें कि आपका क्राइम बड़ा रिड्यूस हो गया। अब यकीन करें, जनरल लोग हमने यहाँ से इस वजह से भी जाते माइग्रेट होते देखे कि यहाँ तो वारदात बहुत है, पैसे लेके आप बैंक नहीं जा सकते, बैंक से घर नहीं आ सकते, लेकिन अब उनको सुकून है। सीसीडी ने जब शाह गैंग का खात्मा किया और 1-2 शूटर और मारे, लोगों ने बाकायदा, पहले पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ करता था, उस दिन सीसीडी के हक में रैली हुई बाकायदा। बिल्कुल इसी तरह से है, जहां पर पुलिस अच्छा काम कर रही है वहां पर एप्रिसिएशन लाजमी बनती है। एक बड़ा शहर है, यहाँ पर क्राइम कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, हमारी पुलिस हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है सोसाइटी में बेहतरी के लिए, तो इनका रोल वाकई अप्रिशिएटेबल है। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात कर रहे हैं फैसलाबाद में धीरानी प्रोजेक्ट के फेज 3 के हवाले से रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार समझा, और इसी के साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि जब रिपोर्टर हैं या बीइंग अ जर्नलिस्ट हम फील्ड में जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कहाँ पर इसमें बेहतरी आ सकती है, कौन सी चीज़ है जो कि तारीफ करने के काबिल है। धीरानी प्रोजेक्ट के हवाले से भी मरियम ने पहला फेज़ भी कवर किया है, दूसरा फेज़ भी कवर किया है, तो अभी तीसरा फेज़ होगा, तो मरियम आप तीसरा फेज़ भी कंप्लीट करेंगी। लेकिन 2 फेज़ में आपने देखा होगा जो चीज़ें बेहतर थी वो भी आपने बताई, लेकिन होता है ना, एक जर्नलिस्ट सोसाइटी के आंख और कान होता है, तो आपको क्या लगा है कि धीरानी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं जो होनी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। जैसे कि हम पहले भी तब से बात कर रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है और ये हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, और इसका होना एक अच्छी चीज़ है हमारे माशरे के अंदर। जब तक चले नून लीग की हुकूमत चल रही है, तब तक तो हो, किसी को तो फायदा किसी चीज़ का कोई पहुंचे। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने बात की कि भाई इसमें कौन सी चेंजेस होने की जरूरत है। देखिए, अब एक शादी करनी है, तो अभी हम ब्रेक के बीच में भी यही बात कर रहे थे कि बहुत खर्चा जो है वो होता है। तो जब 40 से 50 शादियां करनी है, फैसलाबाद में अलग से होती है, झंग टोबा चुनौट के अंदर अलग से, और तहसील में अलग से। अब वहां पर जब इतनी शादियां हो रही होती हैं, वहां पर जो आप कह लें कि जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फैसलाबाद के अंदर 56 है, तो वहां पर जो है वो 30 हो जाएगी, तहसील के अंदर जो है वो 20 हो जाती हैं, 10 या 15 इस तरह से डिवाइडेड होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको वेन्यू की जरूरत है। अब जहाँ एक शादी होगी तो भी पैसे लग रहे हैं, और जहां इतनी शादियां होंगी वहां पे भी डबल पैसे लग रहे होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद फिर आप देखें कि वहां पे इतने लोगों को, अब वो सिर्फ फैसलाबाद के लोग नहीं है, वो उससे बाहर के भी हैं, उनके गाँव के भी हैं, वो बसें भर के आती हैं, ट्रेवल करके उनका आने का खर्चा वगैरह वो सारा भी वहां पर लग रहा होता है। और उसके बाद फिर उनका वहां बैठना, टाइम लगना, और उनको चीजें वगैरह मिलना, ये सारा कुछ चलें, ठीक है। आप लोग दिखा रहे थे, पिक्चर्स बनी, लोग आए, मेहमान आए, पार्लियामेंटेरियंस आए, दिस एंड दैट, ये सब चला साथ साथ। लेकिन अब आप इसमें देखें कि जहां हम इतना खर्चा करते हैं इन सब चीजों का, तो वहीं अगर हम उस बच्चे को, अब हाँ, एक और चीज मेरे जहन में है, मैं जरूर करना चाहती हूँ कि देखें, आप जब 1 लाख दे देते हैं उनको
सलामी के तौर पर, और 1 लाख के अलावा आप उनको देंगे उनका जो जहेज या तोहफा जिसको कहा जाता है, उसमें घर का तमाम जरूरियात जिंदगी का सामान जो है वो मौजूद होता है। अगर आप वही पैसे जो आप हॉल बुकिंग करने में और उनको कपड़े देने में और दीगर खाना देने में लगा रहे हैं, मैं उसको वेस्ट नहीं कहूंगी, ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वही अगर आप उस जोड़े को उसकी पूरी तस्दीक के बाद उसके घर में वो पैसे पहुंचा दें और उनको कहें कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम करें बिल्कुल, और उसके बाद आप ये पैसे उस बच्चे के कारोबार में लगवा दें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह से हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं, ऐसे ही है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं खाने के लिए, घर चलाने के लिए, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपकी हुकूमत अगर आपको पैसे दे के अगर वो रेडी भी लगा लेगा ना महविश, तो आप यकीन करें कि उसकी जिंदगी का सर्कल चल पड़ेगा, वो हलाल कमाई कमाने लग जाएगा और उसके लिए आसानी आ जाएगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत कोई बड़ा कारोबार लगा के बैठ जाएगा और कोई मिलीनियर बन जाएगा, बिलीनियर बन जाएगा, नहीं, वो एक छोटी सी रेडी लगा लेगा ना, तो उसको पता होगा यार ये मेरी है, उसको बाद में उसमें इन्वेस्ट करता करता थोड़ा 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 कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर हम उस जोड़े पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, उसको पैसे देना शुरू कर दें, उस बच्ची को सिलाई मशीन वगैरह, या उस बच्ची को कोई छोटी सी जगह बना के दे दें जो अपना चला सके, उसके पास कोई हुनर हो, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी चीज है ये। इसके अंदर एक चेंज लाने की हमें जरूरत है। पहले 2 फेजेस में तो यही था कि बड़े बड़े हॉल रखे गए और वहां पे उन सबको बुलाया गया। मेरा ख्याल है कि तीसरे फेज के अंदर ये जरूर होना चाहिए, इसके आने वाले जो आगे फेज हैं उनके अंदर होना चाहिए कि उनको पैसे दे दिए जाएं कि वो इस चीज को एक चीज तो ये भी मैंने नोटिस की है कि ऐसे सोसाइटी में लोग भी मौजूद हैं जो कि सफेद पोश हैं, वो इस तरह से सामने नहीं आना चाहते, और जब इज्तिमाई शादियों का कॉन्सेप्ट हो रहा होता है तो यकीनन वहाँ पर पिक्चर्स भी बन रही हैं, मीडिया के लोग भी आ रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ कितने लोग हमें जब राब्ता करके पूछते हैं दीरानी का और हम उनको बताते हैं कि इज्तिमाई शादी है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हम अपने मेहमानों को क्या जवाब देंगे। ये भी एक चीज बहुत बुरी है कि कोई क्यों, कौन है कि कोई आपके बारे में कहे कि आपने, भाई आपकी बेटी है, आपने उसको बयाना है, आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक ने अगर देखिए सारे काम अल्लाह ताला की जात करती है, वसीला इंसान बनता है, लेकिन इंसान उस अपने आप को वसीला नहीं समझता, वो समझता है पता नहीं मैं ही खुदा हूँ, लेकिन ये हमारी अपनी गलती होती है कि अल्लाह पाक ने वसीला आपको बनाया है और इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के काम आ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके हमें अपनी ब्लेसिंग्स में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी शादियों के हवाले से बात कर रहे थे, एक चीज मैंने नोटिस की है, मरियम ने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया है, मटीरियलिज्म बहुत आ गया है। आप इस इश्यूज को किस तरह से देख रहे हैं? मैं विश बना दिया गया नहीं, हमने खुद बनाया है। आप शादी की तमाम रसूमात देख लें, एक भी हमारी रस्म नहीं है, हमारे मजहब में उस तरह की एक भी रस्म नहीं है। हम पार्टीशन से पहले ही इकट्ठे रहते थे, तो हमने अपने पड़ोसियों से ये रसूमात इधर लेकर आ गए हैं, आज तक चल रही है। आपकी पूरी शादी के अखराजात एक तरफ है, आपकी रसूमात के अखराजात एक तरफ है। अगर हम अपने मजहब को देखें कि जिस तरह शादी करना बताया गया है कि सिर्फ चंद लोग लड़के वाले की तरफ से, उसके भाई, उसके करीबी चचा, मामू, बस यही कुछ लोग, ये बारात के साथ जाएंगे, मस्जिद में निकाह होगा, लड़की वाले आपको जोन सा को मशरूब पिला सकते हो पिलाएंगे, आप बच्ची लेके अपने घर आ जाएंगे। अगले दिन आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितना मर्जी बड़ा वलीमा करें, ठीक है, आपकी हैसियत का में आप छोटा सा वलीमा करें, आप अल्लाह ने बहुत दिया तो आप जितना मर्जी वलीमा बड़ा करें, जितने मर्जी लोगों को बुलाएं। अगर उस सिस्टम में हम शादी को देखें तो बच्ची वालों का अखराजात है ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से। सादगी बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, कुछ टेंशन जो है वो हमने सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं मानसून के हवाले से। मानसून हो, बारिश हो, तो घर में सबसे पहला जो प्लान बनता है वो होता है पकोड़े बना देते हैं। किसी की डिमांड्स आ रही होती हैं कि बिरयानी बननी चाहिए। फ्राइड आइटम्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी पानी नहीं ज़्यादा पिया जाता, तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं। डाइट कितनी
ज़रूरी है, डाइट के हवाले से क्या क्या टिप्स हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी में फॉलो करने की ज़रूरत होगी, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही काबिल जो क्लिनिकल डाइटिशियंस मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ मैडम सुरैया इख्तियार की। आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी रही हैं अलाइड अस्पताल में। माशाल्लाह 35 साल की इनकी सर्विसेज रही हैं और जितनी काबिल डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं। इनसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सुरैया मैडम साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है निम्रा अलवी ने, कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं और यूनाइटेड अस्पताल में अभी अपनी सर्विसेज जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं निम्रा? अल्हम्दुलिल्लाह। निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं मैडम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी मूनसून के हवाले से। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे घर में एक पूरी बैठक बन जाती है, कुछ लोग पकौड़ों की फरमाइश कर रहे होते हैं, कुछ बिरयानी की फरमाइश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्टली असर हमारी सेहत पर होता है। कभी डायरिया हो जाता है, कभी मोशंस जो हैं ये प्रॉब्लम देखने में आती है। तो किस तरह से मूनसून में अपनी डाइट को मेंटेन रखा जाए? जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 की। ये हमेशा ही सेहत के टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अब लगता है कि जैसे सिटी 41 टीम की हम मेंबर हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली जो बात आपने की है, देखें बात ये है कि अल्लाह के सारे मौसम बड़े प्यारे होते हैं। तो जब शदीद गर्मी के बाद एकदम से मौसम बदलता है तो इंसान जो है ना फौरन इस तरफ आ जाता है कि बारिश हो रही है, घर से बाहर भी नहीं जा सकते। तो घर बैठना तो पाकिस्तान में ना 2 चीजें बड़ी मशहूर है, समोसे, बल्कि 3 समोसे, पकौड़े और एक पूरे होते थे, जैसे पूड़े कहते थे, वो बेसन मैदे के, सूजी के और मीठा डाल के, अंडा डाल के वो बनते होते थे। तो जैसे ही ये घर में शुरू होता है ना तो माशाल्लाह फिर सारे वो जैसे कहते हैं ना रज के खाने वाली बात होती है। अब देखा जाए तो इसके जो इंग्रेडिएंट है ना, हमने उनको देखना कि उनके इंग्रेडिएंट क्या है। पकौड़े के इंग्रेडिएंट में बेसन है, वेजिटेबल्स डाल लें, आप प्याज डाल लें, ये कोई बुरी चीज नहीं है। अब अगली बात ये है कि ये बुरी कहाँ बनता है या ये सेहत कहाँ खराब करता है। एक तो ये कि आपने ऑयल जो है ना वो बहुत अच्छा वाला यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि डीप फ्राई नहीं करना पकौड़े के। ये मैं आज आपको एक मजे की बात बता रही हूँ कि हम ये कहते होते हैं कि एज अ डाइटिशियन हमें हर चीज खानी बंद नहीं करनी चाहिए, इंजॉय भी करना, लेकिन हमने बताना ये कि बनाने किस चीज की है और पकाने कैसे हैं। असल चीज ये है। अब आपने मिक्स वेजिटेबल्स भी डालनी, आपने तवे के ऊपर पकौड़े बनाने हैं, ठीक है। तवे के ऊपर जैसे लाइट सा ऑयल लगा के, इसे हम कहते हैं तवा पकौड़ा। मैं खुद अपने प्लान में अपने क्लाइंट्स को स्नैक टाइम में जो है ना वो सम टाइम ये जैसे बैंगन के पकौड़े हो गए, उसके स्लाइसेस काटने, इसी तरह से पोटैटो के हो गए, मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े बना के थोड़े थोड़े वो आप तवे पे डाल के उसके ऊपर से ढांप दे, फिर थोड़ी देर पक जाएंगे, फिर दूसरी साइड। लेकिन हमारे यहाँ तो पकौड़ों के कॉन्सेप्ट को डीप फ्राई में ही देखा जाता है। देखिए तवे पे पकौड़ों का पैनकेक की तरह आप उसको खा के देखेंगे, फिर आपको मजा आएगा। लेकिन बात फिर वही कि अगर आपसे नहीं रहा जाता, आपने फ्राई ही खाने हैं, तो फिर मिकदार का ख्याल करें। ठीक है। इतनी मिकदार का ख्याल करें कि ये ना हो कि आप उसी से पेट भर लें और उसमें इतना फैट आपको चला जाए कि जो आपकी बॉडी की इतनी जरूरत नहीं है। और अगली ये भी बात है कि सिर्फ पकौड़े ही मत खाएं, पकौड़े के साथ थोड़ा फ्रूट रख लें या सैलड भी रख लें, ताकि वो एक कंपोजिशन बन जाए, बजाय इसके कि सिर्फ पकौड़े खा खा के आप अपनी कैलोरीज भी बढ़ा रहे हैं, अपना फैट भी कर रहे हैं, फिर आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो बेहतर नहीं कि क्वांटिटी कम रखें, फ्रूट्स और सैलड साथ रख लें और पकौड़े खाने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पीजिए। बिल्कुल, पकौड़े जाहिर सी बात है वो बरसात के मौसम में बारिश के साथ ना लाजमा मलजूम है। निम्रा, आप भी ऐसी सोचती होंगी कि जैसे बारिश होती है तो पकौड़ों का इंतजाम किया जाए, क्योंकि खवातीन के जो बरसात के मौसम वाले दिन है वो किचन में गुजरते हैं क्योंकि फरमाइशें ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर इसका हम दूसरा रुख देखें तो मानसून में पानी कम पीना पड़ता है और इसके साथ साथ हमारी जो डाइट है इसमें फ्राइज चीज़ें ज़्यादा शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे में किस तरह से सेहत का ख्याल रखा जाए? ओके, वेल पहले तो जैसे मैम ने डिस्कस किया कि पकोड़े वगैरह इस तरह से डेफिनेटली उसमें बेसन की कंपोजिशन है और चीज़ें सारी अच्छी हैं, बट द फॉर्मूला और द थिंग इज दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अब देखें कि मानसून में ऐसे हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, हमसे वाटर का इंटेक नहीं हो रहा और ज़्यादा प्रॉब्लम मानसून में क्या आती है, क्योंकि हमारा एकदम से ह्यूमिडिटी का लेवल चेंज हुआ, टेम्परेचर का लेवल चेंज हुआ, उसकी वजह से ना हमारी डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है। और दूसरी एक मेन चीज़ ये होती है कि ये बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो अब आप ये देखें कि एक हम पकोड़े ले रहे हैं, एक हमारी ऑलरेडी डाइजेशन स्लो हुई हुई है, ऊपर से हम उसको डीप फ्राई करके ले रहे हैं, तो उसको ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज और ज्यादा उसको बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ज्यादा वाटर इनटेक उसकी जरूरत
जरूरत है सही। और पानी हम पी नहीं रहे, उससे क्या हो रहा है कि हमारे वो जो हमने फूड का इंटेक किया है ना, वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड ठीक रह है। गए। अनडाइजेस्टेड रह गए तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्किंग करेगी और उसको एक्सपेल कर देगी। उससे क्या हुआ, आपकी बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हुई, आपको डायरिया के इश्यूज आ गए, आपको उसकी वजह से वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरह के इश्यूज आ गए, क्योंकि वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही। आप यकीन माने हॉस्पिटल में मैं डेली बेसिस पे इमरजेंसी में इतने पेशेंट्स देख रही हूँ जिनको गैस्ट्रो के इश्यूज आ रहे हैं। डेली बेसिस पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, डायरिया, यही सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो आप इस मौसम की नौयत को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि हमें समझना चाहिए और ऐसा करें कि अपने फ्लूइड इनटेक को बेहतर करें, ठीक है ना। वो चीजें, चूंकि हमें पता है कि हमारी डाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्लो हुआ हुआ है और बैक्टीरियाज के लिए बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने वो खाने लें जो कि हमारे इजीली च्यूएबल हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो। अब उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारी सॉफ्ट और लिक्विड डाइट आ जाती है। जैसे देखें, ओट्स आ जाते हैं हमारे पास, दलिया, खिचड़ी और ब्रेड डाइट हमारे पास आ जाती है। आप बनाना को मैश करके लें, आप राइस ले सकते हैं। मतलब इतना हैवी फूड आप ना कंज्यूम करें जिसकी वजह से आपको डाइजेशन के इश्यूज आए, ठीक है ना। अगर पकोड़े, समोसे, ऐसी चीज आपने ले भी ली है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट आप उसको प्रॉपर मील प्लेट के अंदर डिजाइन करें। उसमें आप थोड़ा सा कार्ब्स का पोर्शन, थोड़े से देखिए जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, साथ में आपने पानी में चिया सीड्स को ऐड कर लें, लाइम वाटर ऐड कर लें, या आप थोड़ा सौंफ को ऐड कर लें। ये सारी चीजें क्या करेंगे, आपके डाइजेशन को बूस्ट करती हैं। या फिर जैसे आपने कोई खाना खाया ना, तो खाना खाने के बाद एक चुटकी अगर आप अजवाइन और काले नमक के साथ में उसको पानी के साथ ले लेना, तो वो डाइजेशन को बूस्ट करती है। बेसिकली हमने इसके कॉजेज को, पीछे मैकेनिज्म को देखना है। डाइजेशन की वजह से वो स्लो हुई है तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्टमक के इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसी की वजह से स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब हुई। आप देखिए, बार बार वॉमिटिंग करेंगे या बार बार हम स्टूल जब पास होगा तो ऑब्वियसली लाइनिंग स्वेल होगी, स्वेल होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। जहां इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर ससेप्टेबिलिटी बैक्टीरियल ग्रोथ की ज्यादा होती है, तो तभी इस चीज को जो है ना, इस चीज के इश्यूज आ रहे होते हैं। सो हमने गट फ्रेंडली फूड देने हैं, जैसे कि उसमें सबसे बेहतरीन जो चीज है ना, अगर हम मॉर्निंग में लें उसको, तो योगर्ट है। ठीक है। हकीम लुकमान ने भी इसको कोट किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आती जो सुबह के वक्त दही खाता है वो मर कैसे जाता है। इतनी अफादियत है। आप ये देखें कि प्रोबायोटिक्स हैं हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारे जो बैक्टीरियाज हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो ग्रो नहीं करेंगे, हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज, वो पैथोजन से फाइट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इस तरह के इश्यूज रहेंगे। और ये इश्यूज ना उनको ज्यादा आते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है। अब जैसे आजकल हम बात करते हैं कि लेडीज की स्पेशली बात कर लें या गर्ल्स वगैरह की, खाने पीने पे इतना फोकस नहीं है। फिर प्यूबर्टी की स्टेज से जब हम गुजरे हैं तो आयरन लेवल बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है। उसकी वजह से अब जैसे सडन मौसम चेंज हो रहा है ना, और अचानक से सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो वो कोप अप ही नहीं कर पाते। इम्यूनिटी नहीं है, आपके बैक्टीरिया फाइट ही नहीं कर पाते, तो आप उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो डायरिया और वॉमिटिंग होती है। डायरिया में अगर मैं आपको बेस्ट डाइट सजेस्ट करूं तो ब्रेड डाइट इसके लिए होती है, बनाना, राइस, एप्पल सॉस, टोस्ट। ठीक है। और एक और मैं मजे की चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि एक कहवा है, वो इतना इफेक्टिव है कि आप उसको डायरिया होने लगे या हो जाए, सही, तो आप उसको कंज्यूम करें ना, आई एम 110% ये होम रेमेडी है कोई? जी, होम रेमेडी है। आपने क्या करना है, 2 कप पानी के ले लें, ठीक है, उसके अंदर 1 टीस्पून आपने सौंफ की ऐड कर, ठीक है, 1 हाफ इंच की दालचीनी ऐड कर दें, हैंडफुल ऑफ आपने मिंट लीव्स ऐड कर दिए उसके अंदर, 1 चुटकी अजवाइन और आपने इलायची ऐड कर दी। अब देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल आसानी से हर टाइम। इसको जब आप अच्छे से इतना बॉईल करें कि 1 कप पानी रह जाए, उसको स्टेन करें, उसके अंदर आप थोड़ा सा लाइम ऐड करें और थोड़ा सा हनी ऐड करें। एंटी इन्फ्लामेटरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रही है, हमारी बॉडी में बैक्टीरियल कॉन्टेंट है, तो स्ट्रेस चल रहा है। सो ये एंटाई ऑक्सीडेंट्स हैं। अब इस कहवा ने क्या करना है, आपकी डाइजेशन को ठीक करना है। आपको उसी दिन पे जो मोशंस का इतना ज्यादा अटैक हो रहा है ना, या नोजिया का, वो कंप्लीटली इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सौंफ का कंटेंट होता है। सौंफ जो है वो हमारे पास लेग्जेटिव के तौर पे काम करती है, ठीक है। तो ये इतना इफेक्टिव है, इतनी इफेक्टिव होममेड रेमेडी है, और ये ट्रस्टेड है, और इसको बड़ा यूज भी किया जाता है, बहुत इफेक्टिव है इस केस में। तो अगर आपको चाहे डायरिया आप फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे लाजमी एक छोटा कप इसका डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लें। अनिल भाई, ये भी बताइएगा, क्या हम ये पहले से बनाकर फ्रिज में रख लें तो भी ठीक है, या ये फौरन से इंस्टेंट बनाएं, ज्यादा अगर देखें, क्योंकि ऑब्वियसली आप
जैसे मैंने पहले कोट किया कि ये एनवायरनमेंट जो है ना बड़ा फेवरेबल है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। सो जो आप चीजें पहले से बना के रखेंगे ना, उसकी आपको प्रॉपर पैकेजिंग और प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, और हम इतने बिजी शेड्यूल में होते हैं कि हमसे ना वो चीजें होती नहीं है। ये 2 to 3 मिनट्स सिर्फ लगेंगे इसको बनाने में, तो बेहतर ज्यादा यही है कि आप इसको फौरन बना के उसको कंज्यूम करें। ये इतना आपके लिए सूदिंग है, हीलिंग है, आपकी आंतों को चलाएगा भी, और जो बाउल मूवमेंट है उसको भी बेहतर करेगा। खाने से पहले लें, खाने के बाद लें, ये आपकी गट को क्लियर करेगा। गट क्लियर होगे तो डेफिनेटली एज सच इश्यूज आपको नहीं आएंगे जो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह के आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से डाइट अगर हम अपनी सही करेंगे तो यकीनन जितने मसाइल हैं हमारे सही होंगे, वो हमारे स्किन के लिए हैं, बालों के लिए हैं। और ऐसे मौसम में जब हमारा खाने पीने को इतना दिल नहीं कर रहा होता, वाटर इनटेक कम हो जाता है, तो श्रेया मैडम एक चीज जो है हमें कॉमनली फेस करनी पड़ती है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू आ जाता है, क्योंकि पानी हमने कम कर दिया है, ठीक है, सफोकेशन है, हब्स है, और इसके साथ साथ दिल ही नहीं कर रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए कौन से फूड्स हैं जिनमें फाइबर ज्यादा होता है और इस मौसम में खाने चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा ही कॉमन सा इशू है, बहुत सारे लोगों को ही हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसकी काजेज पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये कह दें कि आप ये खा लें और ये खा लें। पहले तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। ये जो सारा दिन बैठे रहना और सारी रात बैठे रहना, वॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वॉक से आपकी पूरी बॉडी जो है वो उसमें एक लचक आती है, वो अपनी प्रॉपर वर्किंग करती है। सो चलने से आपकी आंतें जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। दूसरी जो प्रॉब्लम काज करती है वो पानी की कमी। वो ऑलरेडी इस पे आप लोग बात कर रहे हैं कि पानी की कमी जो है ना वो दूर करें। अपना एक ना बजाय इसके कि ये सोचें कि अच्छा जब प्यास लगेगी फिर पानी पीऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी बॉडी की जरूरत देखें, अपनी जरूरत ना देखें कि अच्छा जी मेरे जेहन में नहीं आ रहा या मेरा दिल नहीं कर रहा। आप तो बैठे एसी वाले कमरे में, आपको प्यास लगनी नहीं, आपके अंदर तो एक हीटर चल रहा है ना, एक हीट क्रिएट हो रही है, मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो चल रहा है। तो आपने ना फिक्स कर लेना कि डेली मैंने इतने गिलास पानी के पीने हैं। ठीक है, और कितने गिलास आप रेकमेंड करते हैं? जनरली ये होता है कि आप 10-12 गिलास पानी के पीने होते हैं, लेकिन अगर नहीं पिए जाते तो फिर वो लिक्विड जैसे कहवा हो गया, दूध हो गया, जूसेस हो गए, वो भी इसमें ऐड कर ले तो वो फिर हो जाता है। अगली ये भी बात है कि अगर पानी ज्यादा नहीं पिया जाता तो ऐसे फ्रूट खा लें जिसके अंदर फ्लूइड ज्यादा है, जिसके अंदर वाटर ज्यादा है। सही है। और फ्रूट कौन कौन से इस हवाले से भी मैं आपसे लाजमी जानूंगी, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डाइटिशियंस जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है आपकी सेहत के हवाले से। आपकी डाइट अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो यकीनन आपकी सेहत के तमाम मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। वो ख्वाह डायरिया है, ख्वाह वो कॉन्स्टिपेशन है, ख्वाह वो हमारे बीपी का मसला है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में डाइटिशियंस मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के मसाइल को देख भी रही हैं, समझ भी रही हैं और इसके लिए हल भी लेकर आ रहे हैं। तो मैडम श्रेया जो हैं हमें एक मज़ेदार सी ड्रिंक बनाकर सिखाएंगी भी और बताएंगी भी, जो मुख्तलिफ मसाइल को कवर करेंगी, जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी आ जाता है, हमारे पेट के मसाइल जितने भी हैं, स्टमक के हैं। तो मिस श्रेया प्लीज जल्दी से हमारे नाज़रीन को बताइए ये ड्रिंक कैसे बनती है। देखिए, बात जो आपने की है ना, चाहे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो या स्टमक का इशू हो, ये हमारा जीआईटी सिस्टम जो होता है ना, एक्चुअली उसको हमने सेट रखना है, जिसमें मैदा आ जाता है, आपका आंतें आ जाती हैं, उसके बाद फिर आपका लिवर डिटॉक्स करना। ठीक है। तो वैसे तो बेशुमार चीजें, लेकिन आज मैं एक जबरदस्त चीज आपके लिए लाई है। देखिए, ये है एलोवेरा जूस। ठीक है जी, एलोवेट है, प्योर एलोवेरा जेल है। सही। इसमें कोई एसेंस नहीं, कोई और साथ इसके फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। सीजनल फ्रूट, इसमें पीच डाला गया है। ठीक है। एलोवेरा एंड पीच। ठीक है। इसको हमने क्या करना है कि ठीक है, 1 गिलास पानी लेना है। ओके। उसमें हम 3 चम्मच इसके डालेंगे। ओके ओके। और एलोवेरा के बेनिफिट को कौन नहीं जानता। अब इसका कलर देखें, इसका आप अरोमा देखें और इसको आप ट्राई भी करें। ऑर्गेनिक जो ड्रिंक है ये आपको यकीनन फायदा देगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसे ट्राई करने से पहले एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ गर्ल्स जो है ना वो थोड़ी सी टेस्ट के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ कि मुझे कोई कड़वा कावा ना पीना पड़े, सेहत का भी ख्याल रखना पड़े। तो मैं टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये टेस्ट किस तरह से।
वाओ, टेस्ट तो बहुत मजे का है। और जो कंसर्न होते हैं ना कि टेस्ट अच्छा नहीं है, उसकी वजह से काफी सारी चीजें जो है वो बैकअप पे आ जाती हैं। ठीक है, मैं तो वाकई ये अपनी डाइट में लाजमी शामिल करने वाली हूँ। कमेंट्स करने हैं, क्योंकि देखिए हम लाइव जा रहे हैं और हमें हरगिज जरूरत नहीं कि हम कहें कि जी आप इसकी तारीफ करें। ठीक है, ये वाकई जिसने भी इसको टेस्ट किया है ना, उसने इसका कहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है। आप इसे अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें और यकीनन आपकी सेहत के जितने भी मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। एक दफ़ा मैडम आप थोड़ा सा रिपीट कर दें इसमें क्या क्या चीज़ें। जी जी, इसमें सिंपल एलोवेरा है, ठीक है, है, फ्रूट जूसेस हैं, और इसमें नेचुरल स्वीटनर डाला गया है थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए। सही, ठीक है। इसको मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। कभी तो आप जैसे सिंपल हमने 1 गिलास पानी में 3 चम्मच डालें, आप इस तरह से ले लें। ठीक है। कभी आपने क्या करना है कि इस पानी के अंदर ये जो जूस बनाया आपने अदरक लेना है, उसको कद्दूकश करना है, उसको निचोड़ेंगे, उसमें से जूस निकलेगा। सही। तो 1 टीस्पून वो ऐड करना, उसका अपना एक अलग सा फ्लेवर हो जाएगा। सही। तीसरा तरीका ये होता है कि आप अदरक भी ना डालें, आपने वो चिया सीड डाल देने हैं। ठीक है, ये और मजे की ड्रिंक बन जाएगी और एक इस तरह का आपका वो आ जाएगा कि आपकी तो फुलनेस भी आ जाएगी स्टमक में और आपको प्लेयर भी मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक हुई। एक और चौथा तरीका है, आप सत्तू लें, वो उसके अंदर मिक्स करें। ये वो चीजें हैं जो जिगर को ठंड डालने वाली है, जिगर को डिटॉक्स करने वाली है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी और चीजों से भी इलाज किए जाते हैं, लेकिन एलोवेरा इस वक्त इंटरनेशनली भी एक इतना जबरदस्त चीज है। एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, स्किन को बहुत अच्छी ग्लो देता है। इसके अलावा ये स्टमक के जितने भी मसले हैं या कॉन्स्टिपेशन है, ये उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि खवातीन जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर तो कॉन्शियस है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने स्किन को भी देखना होता है, हमारे जितने ब्यूटी है इसमें भी हमें डाइट का ख्याल रखना होता है। तो उसके लिए भी क्या ये ड्रिंक फायदेमंद है? जी बिल्कुल, जब आपका लीवर डिटॉक्स होगा और इसके साथ ही फिर आपकी स्किन के पे ग्लो आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जिसको यूज कर रहे हैं, मैं खुद भी इसी को यूज करती हूँ। तो चेहरा जो होता है ना, वो मेकअप तो ज़ाहिर करना ही होता है खवातीन ने, लेकिन बगैर मेकअप के भी चेहरा जो है ना आपका वो बड़ा ग्लो कर रहा होता है। यहाँ पर अगर आप बुरा ना माने, मैं एक बात करना चाहती हूँ। प्रोग्राम से पहले हम ना बात कर रहे थे श्रेया मैडम साहिबा से, माशाल्लाह इनकी 35 साल की सर्विसेज रही हैं अलाइड अस्पताल में। तो जब मुझे ये पता चला कि 35 साल की मैडम की सर्विसेज हैं और माशाल्लाह इतनी यंग दिख रही हैं, तो अब इन्होंने अपनी सेहत का राज भी हमें बता दिया है ये ड्रिंक, और आप यंग जो दिख रही हैं ये भी आपने बता दिया है। तो आप लाजमी इसे जरूर ट्राई करिएगा। आपकी सेहत के मसाइल के हवाले से हो, स्किन हो, इम्यूनिटी कम हो, आपको डायरिया अक्सर रहता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ साथ निम्रा, हम बात कर रहे थे कि आजकल ब्लड प्रेशर का इशू भी एक्सट्रीमली होता है। मैं अपनी बात करूँ ना, तो ऐसे होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है। कभी एक दफ़ा तो ऐसा था कि मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो 30 पे चला गया था, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी डाइट उस तरह से नहीं रहती है, और ऐसे मौसम में जैसे हमने पहले बात की, पानी की कमी है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा इन है, तो ऐसे में किस तरह से हम इन सारे फैक्टर्स को देख कर साथ साथ मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, मैं पहले ना आपको थोड़ा सा इसका बिहाइंड द सीन फैक्टर्स बताती हूँ, फिर हम इसको जब डाइट से कवर करेंगे ना तो ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग होगी उससे। पहली बात तो जैसे हमने कहा कि इस तरह के मौसम में ऑब्वियसली हमारा एक तो जंक फूड की तरफ, प्रोसेस्ड फूड की तरफ रुझान ज़्यादा है, ठीक है। और हमने पहले बात की कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो प्रोन हो गया है कि वो इतनी वर्किंग नहीं कर रहा, वो स्लो डाउन हो गया, ठीक है। उसकी वजह से जब आपको डायरियल इश्यूज आए हैं, आपको मोशंस हो रहे हैं, आपको नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया। देखिए उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का भी तो लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास ये सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, इन्हीं का इम्बैलेंस तो आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करता है। सो जब आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रिमूवल हो गया बॉडी से, अब आप देखें कि बॉडी में सोडियम भी डेफिशिएंट हो गया, पोटाशियम भी डेफिशिएंट हो गया, तो आपका बीपी किस तरह से मेंटेन रहेगा? आपका बीपी ऑब्वियसली डाउन आएगा, ठीक है ना। अब ये देखें कि सडन चेंजेस आ रहे हैं इस मौसम में, बड़े एक्सट्रीम रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा वेदर ही बहुत एक्सट्रीम हो गया, बिल्कुल। दूसरी बात है हमारी डाइट की शिफ्टिंग की वजह से ना हमारे पैटर्न्स बहुत चेंज हो गए हैं। जैसे आपने अभी ब्लड प्रेशर लो की बात की ना, अब ब्लड प्रेशर हाई का भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ये केसेस जा रहे हैं। वो इस वजह से आप देखें कि हम फ्लूइड इनटेक नहीं है, और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। प्रोसेस में सोडियम का इंटेक ज्यादा है। अब वो सोडियम ज्यादा लेने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक कर रहा है। दूसरा, हमारा स्ट्रेस का फैक्टर इसके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है। अब देखिए, हमें कोई स्ट्रेस हो या ना हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है ना, डेफिनेटली। हमारी डाइट डेफिशिएंट है, तो हमारी अंदर बॉडी में स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है। उस स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।
सो ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने जो हेल्दी डाइट है उस पर शिफ्ट ठीक करें। है। जैसे कि हम अपने सबसे पहले तो फ्लूइड को इनकॉर्पोरेट ठीक है। करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए कि ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज सही। करें। सिर्फ डाइटरी नहीं, लाइफस्टाइल को भी आप ठीक मॉडिफाई है। करें ताकि ये चीजें आपके लिए स्टेबिलिटी हो। आपने देखा है इसके साथ साथ अक्सर फीमेल या मेल हमें बता रहे हैं कि हाथ पांव सो जाते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है। ऑक्सीजन हम इनहेल इतना कर नहीं रहे, हम अंदर सिटिंग करके बैठे हुए हैं, तो हमें चाहिए थोड़ा बहुत हम ठीक है। फ्रेश एयर में निकलें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, फ्रेश एयर को हम रिप्लेस करें जो हमारी ठीक है। बैड एयर चल रही है, हम फ्रेश एयर को अंदर लेके जाएं, उससे होगा तमाम पोर्स तक ऑक्सीजन आपकी चली जाएगी। फिर डाइट में आपके माशाल्लाह से जो सीजनल फ्रूट, 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी ठीक कि है। लाजमी इनकॉर्पोरेट सही। करें अपनी डाइट में। ठीक है। आजकल के मौसम में जैसे आप देखें सीजनल फ्रूट्स हैं सबसे पहले। सही, आपको season- पता है सबसे पहले जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक फिर है। ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने एक सीजन में एक फ्रूट दिया है, तो उस सीजन के तमाम मसाइल के हल के लिए वो अल्लाह पाक बिल्कुल। ने जो है वो चीज इंट्रोड्यूस कराई है। सो सीजनल फ्रूट्स लाजमी लें। एक तो वो न्यूट्रिशियस होते हैं, दूसरा सही। वो हाईली अवेलेबल ठीक है। होते हैं और वो कह लें इकोनॉमिकल भी ठीक होते हैं। है। दूसरी ये चीज कि आप सॉफ्ट डाइट पे जाएं। ठीक है। मूंग मसूर दाल का सूप पिए, ठीक है। जैसे हमने बात की कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, उसकी वजह से ही हमारा इम्बैलेंस हो रहा है और हमारे ब्लड प्रेशर और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आ रहे हैं। मूंग मसूर दाल का सूप आप ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, रेडी टू ईट ठीक है। सीरियल्स ले सकते हैं, खिचड़ी, इस तरह से दलिया वगैरह, मतलब आप सॉफ्ट डाइट लें, ठीक है। सही। एक सीजनल फ्रूट्स लें, एक आप लिक्विड डाइट लें, और तीसरी आप जो चीज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, वो आपका गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, क्यूमन वगैरह, ये सारी चीजें ऐड करें ताकि आपके डाइजेशन को बूस्ट सही। मिले और आपकी बॉडी में जितने इश्यूज चल रहे हैं ना उससे आप बिल्कुल easily ठीक cope होगा। up कर बैलेंस सकते हैं। डाइट जो है जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डाइट के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल का भी ख्याल रखना चाहिए, और लाइफस्टाइल को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि आप सेहतमंद होंगे तो आप अपने तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतर तौर पर सीख भी सकते हैं और जी भी सकते हैं। तो ज़िंदगी के हवाले से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेहत कहते हैं कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, और जब ये हमसे छिन जाती है तो तब हमें एहसास होता है कि सेहत जो है वो हज़ार नेमत है। और सेहत को मेनटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है, मैंडेटरी होती है, वो होती है हमारी डाइट। बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ दूसरे पहलू को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि हमारे लाइफस्टाइल। तो श्रेया साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम किस तरह से डाइट के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम वर्किंग लेडीज़ के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि इतना कम टाइम होता है, हमें घर भी देखना होता है, हमें अपनी ऑफिस के मामलात भी देखने होते हैं, सेहत पे उस तरह से फोकस नहीं होता, ना डाइट पर। देखें, जब आप वर्किंग लोगों की बात करती हैं, जब वर्किंग लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करते हैं, अपने चेहरे पे फोकस करते हैं, अपनी गाड़ी को देखते हैं कि सेट है, मैंने बाहर जाना है। वो ये क्यों नहीं देखते कि मैंने पूरा दिन अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन को क्यों नहीं फोकस करते। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अपनी सेहत को खुद देखें, किसी और ने नहीं देखना, अपने आप पे तवज्जो खुद दें। इसको बैलेंस करने का बेहतरीन तरीका ये है, देखिए हमारे पास अल्लाह ने 24 घंटे रखे हैं ना, इस 24 घंटे में से आप सिर्फ 1 घंटा अपनी जात को दें, खाने पीने को, और वो कैसे, उसको 6 टाइम में डिवाइड कर लें। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। 10 मिनट आपने सुबह नाश्ते के लिए निकालने और फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के नाश्ता करना। ये नहीं कि आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, उधर से आप इधर उधर देख रहे हैं, उस खाने का कोई फायदा नहीं, वो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होना और उसमें पूरा बेनिफिट भी नहीं देना। ठीक है, ठीक है, ग़िज़ा हमेशा जब भी खाएं, ठीक है, उसका अरोमा भी देखें, उसकी खुशबू देखें, उसका जायका एंजॉय करें, और फिर ही वो आपका जो है ना प्रॉपर हजम ठीक होगा, है। सुकून से वो खाएं। उसके बाद आपका स्नैक टाइम आ जाता है 12-1 बजे, ठीक है। तब भी 10 मिनट आपने अपने लिए निकाल लिया। आपने है। जो कुछ भी खाना है, तब कोई ये नहीं कि आपने चाय का मग पकड़ा हुआ बातें कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी को फायदा नहीं देगा। ठीक है, आपने जब लंच करना है तो उसका एहतमाम करें, ये नहीं कि सिर्फ रोटी सालन से पेट भरना है। ठीक है, लंच का हमेशा ये तरीका होना चाहिए कि एक तो ये देखें कि अगर आपने नाश्ता हैवी किया ना, तो लंच थोड़ा सा नॉर्मल करें। वो ठीक ये है। ना कि नाश्ता भी हैवी, लंच भी आपका हैवी। तो कोशिश करें कि अगर आप घर से बाहर है तो वो चीजें करें जो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आमतौर पे जो दफ्तरों में बैठे हुए लोग होते हैं उनके लिए ये बड़ा मसला होता है, तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि एक तो रोटी आप घर से ले जाएं अगर ठीक सुबह है। नाश्ता नहीं किया,
साथ में आप बजाय इसके कि वो बहुत सारा सालन रखें, आप ऑमलेट भी बना के लेके जा सकते हैं। आप बेसन और वो रोटी के अंदर मिक्स करके नमक मिर्च और प्याज वगैरह, एक वो चिल्ला जिसे बोलते हैं ना, उसमें अंडा भी फेंट लो, वो एक पूरी रोटी हो जाती है, जैसे मिस्सी रोटी भी किसी जमाने में कहते हैं, वो आप ले लें। ये वो चीजें हैं जो आपको नुकसान भी नहीं देंगी और आपका पेट भी भरेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा। उसके बाद शाम 5 बजे का टाइम हो जाता है, उसमें भी लोगों ने फिर यही होता है कि अच्छा जी अब हमने कुछ ना कुछ खाना है, उसमें भी एहतमाम करें, सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, सुबह भी मैंने चाय पी थी, शाम 5 बजे फिर चाय पीने, ऐसा नहीं करना। ठीक है। अगर सुबह आपने 12 बजे कोई ऐसी चीज खाई है, उसको आपने दोबारा रिपीट नहीं करना। ठीक है। और हमेशा ये कोशिश करें कि जो भी खाएं वो फ्रेश हो, साफ ठीक है। सुथरा हो। स्नैक टाइम बहुत सारे लोग ना उसमें सिर्फ चाय समोसे पकौड़े इस तरह की चीजों पे रखते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही कोशिश है। करें कि ग्रीन टी जो है ना और साथ नट्स, अगर दफ्तर ठीक में है। बैठे हैं अपने बॉक्सेस जो है वो रखें छोटे छोटे, एक में मिक्स नट्स रख लें, ठीक है। एक में आप अलसी रख लें। इस तरह से आप कभी वो चबा के थोड़ा सा खा लिया, साथ ग्रीन टी आपने ले ली, कॉफी ले लें। चाय को मैं रिकमेंड नहीं करती। ठीक है, चाय बहुत ना? खतरनाक है हाँ, और चाय हम को क्या मैं- कहते हैं लेकिन उसका भी तीन तरीका होता है। टाइम जो है वो देखिए, चाय पी इसकी जाती अगर है। एडिक्शन होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ें। और दूसरी बात ये कि डाइटिशियन से रब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि इसको पकाना कैसे, तैयार कैसे करना है, सही। ठीक है, वरना फिर आपका एचबी कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से फिर आपका डिनर का टाइम हो जाता है, तो डिनर लंच नाश्ता उसको सजाएं, ठीक है। उसके पोर्शन नजर आने चाहिए, ठीक है, उसमें सारे कलर हों, फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, दही भी हो, नट्स भी हो, वो आपका नाश्ता लंच डिनर जो है ना वो आपको आपकी जिंदगी को मजे का कर देगा। सो हमेशा अपनी जान पे रहम करें और खाना खाते वक्त इधर उधर मत देखें। हमारे इस्लाम में भी मना है खाना खाते वक्त हमारी जो ये है प्रैक्टिस बन गई है, अमूमन मैं भी यही करती हूँ, ठीक है। डाइटिशियन के साथ बैठ के मैं अपनी जिंदगी का भी मैंने अपना नाश्ता रखा है और साथ में फोन हाँ यूज कर जी, रही हूँ। हाँ। दोपहर में भी ऐसे ही, दोपहर का खाना है फोन यूज कर रही हूँ और रात का खाना है। उससे और माल इसी तरह से। absorption सिर्फ के 10 issues मिनट आते हैं। निकालें अपनी जात के लिए। उस वक्त आपने अगर फल खा रहे हैं ना, तो बिलीव मी, अगर आप फल को खाने से पहले उसको गौर से देखेंगे तो एक वाइब्रेशन आपके दिमाग में जाएगी और वो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करेगी। ये बाकायदा ये भी एक इल्म है कि रंगों के साथ इलाज करना। ठीक है। ठीक है, आप उसको देखें, कुदरत की तारीफ करें, अल्लाह की बनाई हुई चीजों की तारीफ। इसी तरह से तो आंखें बंद करके खा जाना और हमें पता ही नहीं चलना कि जायका क्या है। इसी तरह से उसकी खुशबू को भी सूंघे। अब फ्रूट्स देखें ना, अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं, जरा उसकी खुशबू सूंघे, वो कितना आपको वो प्लेयर देगा, बिल्कुल। वो कितनी इम्यूनिटी आपको देगा। फिर उसके टेस्ट को एंजॉय करें। तो ये सारा मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ना ये मैसेज जरूर करती थी कि जो खाएं उसको गौर से देखें, टेस्ट लें। और एक और बात मजे की आज बताती हूँ कि स्किन के लिए जो मैं बात करूंगी कि जो फ्रूट खाएं, सही। खाने के बाद उसका जो पील होता है ना, या वैसे उठा के उसको चेहरे पे रब ठीक कर है। लें। ये एक बेहतरीन सी टिप है। आराम से लोग फल खाते हैं, छिलके फेंक देते हैं, ऐसे ही है। छिलके ना फेंके, ये बड़ी कीमती चीज है। इसको अच्छा सा धो के चेहरे के ऊपर जो है ना वो आप इसको रब कर लें। ठीक है। या उसकी पेस्ट बना लें, जैसे केले का छिलका हो गया, ऑरेंज का हो गया, उसकी पेस्ट बना के फेस के ऊपर। ठीक है। आलू बुखारा खा रहे हैं जो खाया, बाकी वो उसका जो छिलका सा होता है वो फेस पे लगाएं। ठीक है। तो इतनी अच्छी ग्लो आती है और इतनी अच्छी क्लींजिंग स्किन की होती है ना कि आप इसको याद करें। बिल्कुल इसी तरह से सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल निम्रा हम ना कॉस्मेटिक्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि माशाल्लाह मैडम बहुत यंग दिखती हैं, यही सेहत के राज हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ देखें, अगर हम वर्किंग लेडीज़ के हवाले से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो फ्रीज़र में खाने बनाकर रख दिए जाते हैं। वो अमूमन 1 वीक तक 2 से 3 दिन यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे मौसम में जो फ्रिज वाले खाने हैं जो हमने फ्रीज किए होते हैं, वो सेहत को नुकसानदेह कितना साबित करते हैं? अच्छा, वेल मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कोट करना चाहती हूँ कि अगर हमारा कोई एक्सट्रीम समर सीजन या फिर थोड़ा सा ड्राई सीजन चल रहा है ना, तो उसमें ये प्रैक्टिस हमारी फिर भी हमें एड दे देती है। नो डाउट वर्किंग वुमेन्स हैं तो डेफिनेटली चीज़ों को मैनेज करना, एक वीकेंड होता है उसी पे फुल वीक की सारी प्रिपरेशन की जाती है। तो उस लिहाज से ऐसे होता है कि हम जैसे जो है ना वो हर चीज़ फ्रोज कर देते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक मीट है तो मीट के भी पोर्शंस जो है वो फ्रीजर में उसको फ्रोज कर दिया जाता है ताकि जैसे ही हमें अवेलेबिलिटी हो हम उस चीज़ को बना लें। लेकिन इस मौसम में इसकी प्रैक्टिस इतनी अनहाइजीनिक है। आप देखें कि आप उसके बड़े बड़े पैक्स बना के आप फ्रीजर में मीट के रख रहे हैं, आइदर इट इज चिकन, मटन और बीफ, कुछ भी हो, आप उसको रख रहे हैं, या आप कबाब्स हैं, आप उसके काफी फिलिंग और काफी बड़े बड़े पैकेजेस रख रहे हैं।
है। बिल्कुल। अब आप ये देखें, आपने उस पैक को जब निकाला, आपको उसमें से लेट सपोज 2 फिले चाहिए, आपने उसमें 10-12 फिलेस जो है वो स्टोर किए हुए हैं, आप उसको एक बार डीफ्रोस्ट करेंगे निकाल के। इसी अब तरह से देखिए वो जो पानी है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बैक्टीरियल कंटेंट्स के लिए ये बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ हो गई उसके ऊपर, आपने 2 फिले लेके बाकी 10 अगेन स्टोर कर बिल्कुल दिए। रख दिए। अब वो आपने 10 फिले नहीं स्टोर किए, आपने बंडल ऑफ बैक्टीरिया स्टोर कर दिया। अब जब दोबारा आप उसको लेंगे तो विदाउट टेकिंग एनीथिंग एल्स आपको उससे ऑब्वियसली डायरिया हो जाएगा, आपको है। वॉमिटिंग होगी। आप ये सोचेंगे कि मैंने पहले भी यही किया था, तब मुझे नहीं हुआ, इस बार मुझे चिकन से प्रॉब्लम हो गया। आपको ये लगेगा कि शायद आपकी बॉडी में जो है ये हजम नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये मसला नहीं है, ये वो आपकी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस थी। सो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी ऑडियंस को भी कि आप ऐसा करें कि अगर इस तरह का कोई इशू है, ठीक है, कि आप चीजों को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको वेरी स्मॉल पैकेजिंग में, लेट सपोज आपको 1 टाइम के लिए 2 फिले रिक्वायर्ड है तो 2 ही स्टोर करें, ठीक है? और 1 वीक से ज्यादा बिल्कुल इसको स्टोर ना करें। थोड़े छोटे छोटे पैक्स आप बना लें, ताकि जो पैक आपने लिया उसको आप फॉरन यूज करके आप उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दें, उसके बाद अगेन आप उस चीज को नहीं करें। बाकी आप फ्रीजर में कोशिश करें कि अगर ज्यादा आपके पास, देखिए इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता बहुत सारी चीजों को मैनेज करने में। अगर आपने ऑब्वियसली 20-25 कबाब बनाने हैं, आपको टाइम लगेगा, लेकिन जहां पर आपने सिर्फ 1 कबाब बनाना है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बेहतर यही है कि अपनी सेहत के लिए खुद टाइम निकालें, खुद पे खुद फोकस करें आप, और वही अपने आप को सिर्फ 5 मिनट दें, और अपना फूड जो है वो आप उसी टाइम पे रेडी करके आप उसी टाइम पे उसको कुक करें और वो लें। इस तरीके से आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं। बिल्कुल ठीक है निम्रा, आपने बहुत ही यूजफुल बात बताई है। हम अक्सर फ्रीजर में यही गलती करते थे कि डीप फ्रीज जितनी भी चीज़ें बाहर निकाल के यूज़ किया और उसके बाद दोबारा से रख दिया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खासकर मानसून के हवाले। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन के आइटम्स हों या अपनी सेहत के हवाले से ख्याल रखना हो, तो इसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलें। फर्दर भी डाइट के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। आपकी सेहत के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और बरसात का मौसम है और ऐसे में अपने आप की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के साथ जो है सफाई का सुथराई का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अक्सर इस मौसम में हम देखते हैं कि ये चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं, और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इनके लिए ये फेवरेबल मौसम है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेहत को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। और यहाँ पर अगर हम कॉमन इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो श्रेया साहिबा एक इशू है, बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। तो किस तरह से हम वेट लॉस कर सकते हैं, कोई टिप्स आप देना चाहें, क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा आम हो रहा है आजकल। देखिए, अगर कोई सिर्फ टिप बता देना तो उससे फायदा नहीं होगा, इसमें ना पूरी असेसमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, हमने क्लाइंट की ना वजह देखनी थी कि मोटापे की वजह क्या है, और वजह तो सबको पता चल रहा होता है कि एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना, हर वक्त काम ना करना, फिजिकली एक्टिव ना होना, दूसरा ये जो बाहर के जंक फूड हैं इनसे वजन बढ़ता है, तीसरी बात ये कि आपका मेटाबॉलिज्म ही बड़ा स्लो है। इसमें थायराइड का भी एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म एक डिजीज है, जिसमें हमारा थायराइड जो है ना वो जरूरत से कम काम करता है। ठीक है, उसकी वजह से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है वजन। अब वजह कोई भी हो, असल बात जो है ना वो ये करने वाली है कि वजन कम करने के लिए पहले तो अपने माइंड को ये तैयार करें कि बजाय इसके कि आप सारी लिमिट्स क्रॉस करके जब आप 100 किलो के करीब पहुंचे फिर आप डाइटिशियन से रब्ता करें, तो व्हाई नॉट आप ये सोचना शुरू कर दें कि जब आपको खुद लगे कि मैं बल्की हो रही हूँ, आप तब से कॉन्शियस होना शुरू हो जाएं। और वजन कम करना बज़ाहिरा तो लोगों को लगता होगा कि पता नहीं हाय हम डाइटिंग करेंगे, डाइटिशियन से क्या बात करनी, खाना पीना बंद हो जाएगा। लोगों को ये गलत फहमी है। देखिए, वक्त बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, अब हमने लोगों के माइंड के मुताबिक चलनी है। यंग बच्चे हैं, मैं अब उन्हें दाल दलिया तो नहीं खिलाती रहूंगी, मैंने उन्हें वैरायटी भी देनी है। तो डाइटिंग क्या होती है एक्चुअली? डाइटिंग ये होती है कि आप खाएं भी मजे मजे की चीजें और वजन भी कम करें। और वो कैसे? इस तरह से कि लो कैलोरिक, हाई फाइबर, उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, और ऐसी चीजें आ जाती हैं जो पोर्शंस में हों। ठीक है, आप पोर्शन कंट्रोल कर लें, एक्टिव हो जाएं, पानी पिए, सुस्तियां छोड़ दें उसके साथ ही आपका वजन जो है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इससे हटके एक और बात बताऊंगी, ये सारी कहानी है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने की। ठीक है, और वो कैसे होता है? स्टमक को सही करें, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आंतों को तेज करें, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करें तो आंतें तेज होंगी। ठीक है, क्योंकि आंतें तेज होंगी
तो फैट को बर्न करेंगी, वो कैलोरीज यूज करेंगी। आगे फिर लिवर आ जाता है, जरा सा भी वजन बढ़ता है तो फैट लिवर के ऊपर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर, बिल्कुल। अब जब हम फैटी लिवर के लिए कोई कुदरती, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक हर्बलिस्ट भी हूँ, ये भी बताती जाऊँ, मेरे पास ऐसी चीजें होती हैं जिससे मैं ना देसी चीजों से, घर की चीजों से लोगों का फैट बर्न करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कभी रिजल्ट देखें मेरे क्लाइंट्स के, तो 3 किलो 4 किलो पर मंथ बड़े आराम से वजन कम होता है, जिसमें वो खाते भी हैं। और दूसरी बात ये कि उनको उनके चेहरे पे ग्लो भी आती है। वरना बहुत सारे लोग जो सेल्फ थेरेपी करते हैं ना, ये कुछ देख ली चीजें सोशल मीडिया से और इलाज करना शुरू कर दिया, एक तो वो भूखा रहते हैं, दूसरा इतनी ज्यादा वो डाइटिंग कर लेते हैं कि उनकी स्किन खराब हो जाती है, उनके बाल खराब हो जाते हैं। सो देखिए, जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका एक रोल होता है, उन्होंने जिंदगियां गुजारी हुई हैं, वो ये चीजों को इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके पास तजर्बा होता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से मेरी नज़र में वजन कम करना मुश्किल नहीं है। आजकल वैसे बहुत सारे और आर्टिफिशियल मेथड आ गए, बहुत सारा महंगा भी है वो। हमारी डाइटिशियंस की ट्रीटमेंट यकीन करें बहुत सस्ती होती है, लेकिन लोगों को शायद वो भी महंगी लगती है। डॉक्टर्स भी कर रहे हैं इसके ऊपर काम, जो सर्जरी करते हैं उनका अपना काम है, वो करते हैं जी, वो फैट निकालते हैं बॉडी में से। इसी तरह से स्टमक को छोटा किया जा रहा है, सर्जरी होती है वो भी। इसी तरह से इंजेक्शंस भी लग रहे हैं, लेजर थेरेपी भी। ये अब आपकी अपनी सिलेक्शन है कि आपने कौन सा तरीका इख्तियार करना, अपने जिस्म की चर्बी को मेल्ट करना। और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ वजन कम नहीं करना, फिटनेस लेनी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी से जिम जो कर रहे हैं उनसे बात करें, या जिन्होंने वेट लॉस करना है, वो कहते हैं कि हमने खाना पीना छोड़ दिया, हम डाइट पे हैं। ये खाना पीना छोड़ने की वजह से सेहत बहुत मुतासिर इसको हवा नहीं बनाना चाहिए कि बाकी कुछ और खा रहे हैं जी, ये डाइटिंग कर रही है जी, वो ड्रामा बन जाता है। तो काम वो करें जो पूरी फैमिली को फायदा हो। मेरे प्लान ऐसे होते हैं कि मैं कहती हूँ कि जी सारी फैमिली खाएं, और उसमें पोर्शन, जिसने वजन कम करना वो जरा थोड़ा पोर्शन ले लेता है, जिसका वजन ऑलरेडी नॉर्मल है वो थोड़ा अपनी जरूरत के मुताबिक खा लेता है। लेकिन होती वो सारी हेल्दी चीजें, ये नहीं कि डाइटिंग वाले के लिए अलहदा बनेगा, बाकियों के लिए अलहदा बनेगा। और वो वही होता है कि पुदीने की चटनी हम रायते में बता देते हैं, हम सैलड बताते हैं, फ्रूट्स बताते हैं, चिया सीड हो गए, इसबगोल का छिलका हो गया। इसी तरह से कुछ हर्ब्स हैं जो कि वो किसी भी फार्म में आप ले लें, कैप्सूल फार्म में या जैसे भी, उससे आपकी फैट बर्न होना, जैसे लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें होती, सारी वो चीजें जो किचन की हैं। हमने कभी भी एज अ डाइटिशियन, जितनी भी डाइटिशियंस, हम कभी केमिकल यूज नहीं करते। हम हमेशा जो कुदरत की चीजें जो हम किचन में यूज करके भून के जाया कर देते हैं ना, वही चीजें अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है, और हम लोगों को कहते हैं आप खुद खा लें या हमसे ले लें या जैसे भी कर लें। बिल्कुल इसी तरह से सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो मोटापा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस चीज़ को इशू नहीं समझते हैं, और जब ऐसा होता है कि बहुत टाइम गुजर जाता है, जब हम 70 kg के हो जाते हैं, 80 kg के हो जाते हैं, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि नहीं, अब तो वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब इसे कम करने की ज़रूरत है। तो इनिशियल स्टेज पर अपने लिए स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेट गेन की तरफ भी जाना चाहिए, तो अपनी डाइट का ख्याल लाजमी रखें। बहुत शुक्रिया सरैया अख्तर साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया निमरा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सेहत जो है हज़ार नेमत है, इसका जितना ज़्यादा ख्याल रख सकें उतना ज़्यादा रखें, क्योंकि ये एक दफ़ा मिलती है, और जब सेहत चली जाती है तो इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो अपनी डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।